हेलो गाइस, मैं आज एक नया मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका नाम है वॉरियर सुप्रीम। उम्मीद करता हूँ ये मानवा आपको पसंद आएगा। अगर सच में आप लोगों को ये मानवा पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए। और वॉरियर सुप्रीम के इस एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राइडर हमें बता रहा होता है इस दुनिया के अंदर इससे पहले काफी ज्यादा शांति थी, और वो शांति टियानजिन कैलेंडर के 500th ईयर में पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उसी साल के अंदर काफी सारे डीमन बीस इस दुनिया के अंदर आ गए। आने के तुरंत बाद इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा बर्बादी फैलाने चली और डीमन बीस की तबाही इतना ज्यादा थी कि इसके वजह से कुछ ही दिनों के अंदर इस दुनिया के अंदर काफी सारे लोग मारे गए। और ये सारे बर्बाद को ये गार्ड ऑफ कुकरी और हेड ऑफ 10 गार्ड्स बिल्कुल भी देख ही नहीं पाए। इसके वजह से इसने लोअर रिल्म के सारे गार्ड्स को मिला के एक बड़ा से सेना बना लिया। और उसके बाद ये ह्यूमन रिल्म भी गए और वहां पर जाने के बाद काफी सारे स्पिरिट लीडर्स की मदद ली और ये सारे गार्ड्स की सेना के लेकर और वो सारे स्पिरिट लीडर्स को लेकर वो सारे डीमन बीस के अगेंस्ट फाइट करने चालू किया। और वो फाइट काफी बढ़िया और खतरनाक थी और वो फाइट पूरे 3 साल तक चलता ही रहा। और 3 साल की इतना खतरनाक फाइट के बाद वो काफी सारे डीमन बीस मारे गए। इसके वजह से वो वार वहीं पर एंड हुए। और यहाँ पर बदकिस्मती की बात है कि उस वार के अंदर सिर्फ डीमन बीस नहीं मारे गए, बल्कि काफी सारे लोअर रिल्म के गार्ड भी मारे गए और उसके साथ स्पिरिट लीडर्स भी मारे गए। और उसके साथ ही गार्ड ऑफ कुकरी को भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। इसकी वजह से वो अपने आप को रिकूपरेट करने के लिए और हील करने के लिए सोर्स ऑफ हेवन अर्थ यहाँ पर आ चुका था। और वहां पर आने के बाद काफी दिन तक ऐसा कल्टिवेट करता रहो, तभी अचानक कुछ ऐसा हो, इसे देखने के बाद ये पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि जहां पर बैठकर वो कल्टिवेट किए जा रहा था वहीं पे काला काला चीज आ जाते हो। आने के तुरंत बाद इसके बॉडी को और सोल को पूरी तरह से डिवर करने चालू कर दी थी। इसे देखने के बाद एक गार्ड ऑफ कुकरी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की, पर वो काफी ज्यादा वीक हो गया और काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया था, तो इसीलिए वो बिल्कुल ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से वो काले काले चीज इसके बॉडी को पहले पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद इसको सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर लकीली ये गार्ड ऑफ कुकरी के पास लांग डिंगलंग नाम का एक कमाल का आर्टिफैक्ट था और उसी आर्टिफैक्ट जैसे तैसे करके गार्ड ऑफ कुकरी के सोल को बचा लिया था। इसके बाद ये गार्ड ऑफ कुकरी अपने आप को जैसे तैसे करके वो काले काले चीजें चुड़ा लिया और उसके बाद कितना तेजी से हो सके उतना तेजी से वहां से भाग निकला था। इसके बाद उसका सोल हेवन एंड अर्थ के बीच में काफी साल तक भटकता रहा कोई रिबर्थ के अपॉर्चुनिटी के लिए, और इतना साल होने के बाद भी उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। और तभी पैसे उठता है किसी छोटे से शहर के अंदर बाय फैमिली नाम का एक फैमिली की तरफ, और उसी फैमिली के अंदर एक बंदा मर गया था। इसके वजह से उसको एक काफिन में रख के उसके चारों ओर काफी सारे बंदे ऐसा बैठे हुए थे, और उसी काफिन के पास बयू नाम का एक बंदा आकर रो रहा होता है कि भाई साहब मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना कमजोर हो, कि तुमने एक ही अटैक बाद मारे गए, पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत है। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारा सोल जरूर हेवन में पहुंच जाएगा। और इतना ओवर एक्शन को देखने के बाद ये दो बंदे बात कर रहे थे, अरे भाई बयू ने उस बाईसा को एक ही अटैक के बाद जान से ही मार डाला, मारने के बाद उसके काफिन के सामने जाकर ये इतना ओवर एक्शन क्यों कर रहा है। ये सुनने के बाद ये दूसरा बंदा बोल रहा है उसे कितना ओवर एक्शन करना चाहिए तो उतना ओवर एक्शन करने दो, हमारा बाप का क्या जाता है इसमें। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि वो बाईसा काफी ज्यादा नल्ला बंदा था, उसको कल्टिवेट करना भी नहीं आता था, और ये बयून काफी जीनियस था, और इसके वजह से इस जैसे जीनियस उस जैसे नल्ले बंदे को मार भी डाला, उसके बाद भी किसी को कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं गार्ड ऑफ कुकरी की सोल को काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फाइनली। इसके तुरंत बाद ये काफिन के अंदर घुस जाते हैं, घुसने के तुरंत बाद बाईसा की बॉडी अंदर पूरी तरह से समा जाती है। इसके बाद ये अपना आंख को लेता है और अपने मन ही मन सोच लेता है, अरे बाप रे मैं कहां पर आ गया हूं। जितना मुझे याद था मैं लास्ट टाइम कल्टिवेट कर रहा था तभी मेरे पास एक डीमन एनर्जी आ गया, आने तुरंत बाद ही मेरे बॉडी को पूरी तरह से डिवोर कर लिया था, और तभी इसको जोरदार सिर दर्द होना चालू कर देते। ये महसूस करने के बाद ये अपना मन ही मन सोच लेता है, अरे यार ये मेमोरीज किसके, और तभी इसके मेमोरी के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है, भाई साहब तुम्हारे पेरेंट्स काफी सालों से मिसिंग है और तुम कल्टिवेट नहीं कर सकते, आगे जाकर तुम हमारे फैमिली के अंदर जिंदा रहना चाहते हो, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश भी मत करना। और तभी इस बाईसा की मेमोरी के अंदर कोई और बंदा आ जाता है और ये बाईसा का तीसरा अंकुल होता है। तभी बोला होता है कि बाईसा अब तुम्हारा बाप यहाँ पर नहीं है, पर तुम्हारा बाप यहाँ पर था, तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो हमारे फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया तुम्हारा बाप ने, और मैं देख सकता हूँ तुम भी तुम्हारा बाप जैसा ही कचरा हो, तो इसीलिए मुझे तीसरा अंकुल बुलाने की हिम्मत भी मत करना। और तभी कुछ लोग बाईसा को देकर बात कर रहे होते हैं कि ये देखो भाई ये बाई फैमिली का बड़ा कचरा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक है और कल्टिवेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और इसे देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा तरस आ रहा है इसके ऊपर। इसके बाद इसके मेमोरी के अंदर ये भी देने लगते हैं कि हर रोज इस बाईसा को कोई ना कोई आता तो आने के बाद तुरंत पूरी तरह से कुटाई कर देता था। और फाइनली एक दिन आ गया उसके सामने एक बायून आ गया, आने के बाद ये बोलने लगा था कि तुम कचरे का तेरे वजह से ही मेरे 10th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो रहा है, क्योंकि मेरा शेयर का भी रिसोर्सेज तुम्हें भी प्रोवाइड कर रही है बाई फैमिली, तो इसलिए मैं तुझे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के एक जोरदार मुक्का इस बाईसा पर कर देता। बाईसा पर करने के बाद बोल रहा होता है कि तुम्हें मार के मैं इस बाई फैमिली को काफी बड़ा एहसान कर रहा हूँ। ये बोल के वो वहां से चले जाते। इसके बाद हम बाईसा की तरफ देखते, वो काफी ज्यादा वीक था, तो इसलिए वो सिर्फ एक ही पंच की वजह से वहां पर पूरी तरह से मर गया था। और तब हम प्रेजेंट में आते तब ये गार्ड ऑफ कुकरी सोल अपने मन ही मन सोचने लगते कि ओहो तो ये बंदा ऐसा मर गया था। और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस बंदे के सोल का वेवलेंथ और मेरे सोल का वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वल था, तो इसीलिए मैं इस बॉडी के अंदर रिबर्थ हो चुका। और ऐसे ही कुछ देर वो वहीं पर लेटा होता है, तभी उसके बाईसा की बॉडी के अंदर की मेमोरीज इसके अंदर पूरी तरह से समझ आते हैं। तभी इसको समझ आती है कि ये काफिन के अंदर है। ये समझने के तुरंत बाद ये उठ जाता है और चिल्लाता है, क्या मैं सच में एक काफिन के अंदर हूँ।
और तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं वो बयून अभी भी ओवर एक्टिंग किए जा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि भाई तुम्हें इतना कुत्ते की मौत बिल्कुल भी मरना नहीं चाहिए थी। इसके बाद ये बयून अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे सच में नहीं लगा था कि मेरा सिर्फ एक ही पंच की वजह से वो भाई साहब वहीं पर मर जाएगा, और वो मर भी गए, इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि मुझे काफी ज्यादा खुश भी हो रहे हैं कि अब से ये बाई फैमिली मुझे ही सारा रिसोर्स प्रोवाइड करेगी और मैं और भी तेजी से स्ट्रांग बनता जाऊंगा। उतने में उस काफिन के अंदर से कुछ ऐसा आवाज सुनने देने लगता है। ये सुने के बाद बयून अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे यार यहाँ पर क्या हो रहा है। उतने में उस काफिन के ऊपर का ढक्कन हवा में उड़ जाती है और उसके बाद वो ढक्कन सीधा कर इस बयून के फेस के ऊपर लग जाती है। इसके वजह से इसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है, इसकी वजह से पूरी तरह से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ा कुकरी यानी भाई साहब बोल रहा होता है कि तुझे इतना भी ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भाई साहब पूरी तरह से जिंदा है। और इसे ऐसा उड़ता हुआ देखकर ये सारे लोग पूरी तरह से डर जाते और चिल्लाते हैं भागो भागो यहाँ पर भूत आ गया। और इतना चिल्लाने की वजह से बयून होश में जाते। होश में आने के बाद ये भाई साहब को देख लेते, देखने के बाद चिल्ला रहा होता है कि ये लगा था कि तुम मर गए हो पर तुम अभी तक जिंदा हो, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुझे अभी मार डालूंगा। ये बोल के अपना पूरा पावर यूज करके भाई साहब पर अटैक कर देता है, पर भाई साहब इसको आसानी से डांस कर लेता है। इसे देखने के बाद बयून थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने था अरे यार ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, मैंने अपना पूरा पावर यूज कर दिया इस अटैक में, फिर भी उसने मेरे पंच को कैसा डांस कर लिया। तब हम भाई साहब की तरफ देखते हैं, वो इसके तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुझे भी कुछ ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम भी कुछ ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाने वाले हो। ये बोल के उस बयून का हाथ पकड़े था, पकड़ने के तुरंत बाद अपना कुंफू का यूज करके उसका सिर जमीन पर ऐसा गाड़ देता हूँ। गाड़ने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं भी मान दो मेरे पास इतना सा स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी बचा नहीं है, तो क्या मेरे पास पिछले जिंदगी का कुंफू का नॉलेज है और जैसे नल्ले बंदे के लिए वही काफी है। और तभी वहाँ पे वो बयून का बाप यानी अंकुल सैन आ जाए तो आने के बाद पूछने लगता है कि तुम कचरे क्या तेरे हिम्मत भी कैसे हुई जैसे सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करके मेरे बेटे को मारने की कोशिश करने की। ये सुने बाद बैसा बोल रहा होता है अंकुल सैन तुझे इतना चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल मार्शल आर्ट से इसे कुंफू कहते हैं। और अगर हम इस फाइट के बारे में बात करें तो तुम्हारा बेटे ने मुझ पर पहले अटैक किया तो इसलिए मैं भी उसके ऊपर एक काउंटर अटैक किया उतना ही। और तुम भी देख सकते हो तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा नल्ला था तो इसीलिए मेरा एक ही अटैक को बिल्कुल भी सही नहीं पाया। ये सुने बाद अंकुल सैन बोला होता है तेरी इतनी हिम्मत तुम मेरे सामने मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ साथ ही मेरे भी काफी ज्यादा बेइज्जती मार रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर कोई तमीज नाम का चीज ही नहीं है, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, मैं तुझे आज तमीज सिखा के रहूंगा। ये बोल के ये वुल्फ शैडो अटैक नाम का एक अटैक ये बैसा पर कर देते हैं। इसके वजह से इसके हाथों के अंदर से एक बड़ा सा शैडो वुल्फ बाहर आ जाते हैं। आने के तुरंत बाद ये बैसा के पेट के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। इसके वजह से बैसा काफी दूर जाकर से नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद ये अपने मन ही में सोचने लगता है अरे यार मेरा पहले स्पिरिचुअल पावर पूरा मैं खो चुका हूँ, इसके साथ साथ ही काफी सारे स्पिरिट लीडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खो चुका हूँ, इसके वजह से मुझे इस जैसे नल्ला सा सेकंड ग्रेड के स्पिरिचुअल लीडर्स के सामने भी हारना पड़ रहा है। अगर मैं पहले जैसा होता मेरा सिर्फ एक ही स्पिरिट लीडर काफी था, इस जैसे सेकंड ग्रेड के काफी सारे स्पिरिट लीडर्स को हराने के लिए। और तभी वहां पे वो अंकुश आने के बाद बोल रहा होता अगर तुम अभी जिंदा हो गए तो ये काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और हमारे फैमिली के लिए नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए तुम मर जाओ, ये बोल के अटैक करने ही वाला होता है। उतने में पीछे से वो बयून आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है कि फादर फादर रुके, उसे इतना आसानी से मारना मत, क्योंकि सबके सामने उसने मुझे मार के काफी बड़े अपमान किया और ये अपमान का बदला मैं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे तड़पता हुआ मरते देखना चाहता हूँ। ऑलरेडी आपने उस पर एक जोरदार अटैक किया हुआ है, तो इसलिए इसके बाद इस बंदे को हम यही पर छोड़िए और कुछ भी मदद ना करे, उसके बाद वो बंदा ही ऑटोमेटिकली तड़पता मर जाएगा। और गाइस मैं आपको बताना भूल गया था, इसका नाम अंकुल सान नहीं है, सिर्फ रेस्पेक्ट के लिए बुलाया जाता है, इसका असली नाम बाइटाओ है, तो इसलिए आगे से मैं इसे बाइटाओ ही बुलाऊंगा। बाइटाओ बोलता है कि हाँ बेटे तुमने सही आइडिया दिया, मैं भी उस बंदे को मार के अपना हाथ गंदा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ। ये बोल के वहीं पर सारे लोगों से बोलने लगता है कि मैं ये बैसा को पनिशमेंट दे रहा हूँ, इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की तो इसीलिए ये बंदा मरना डिजर्व करता है, तो इसीलिए इस बंदे को यही पर तड़पते वो मरने दो। अगर कोई भी बंदा भूल के भी इस बैसा को मदद करने की कोशिश भी की तो उसको भी सजा मिलेगी, और ये बात तुम सारे लोग अच्छी तरह से याद रखो। ये बोल के वो बाप बेटे वहां से चले जाते हैं और वो दोनों वहां से चले जाने के बाद ये बैसा अपना आंख को बंद कर लेता है। बंद करने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं इतना साल से रीबत के लिए तड़प रहा था और इतना तड़पने के बाद मुझे फाइनली ये बॉडी मिल चुका था, पर मेरे बदकिस्मती की बात यह है कि ये बॉडी बिल्कुल भी कल्टिवेट ही नहीं कर सकता। अगर ये बॉडी थोड़ा सा भी कल्टिवेट करने के लायक होता तो उसके बाद मेरे पास हजारों टेक्निक्स थे इस कल्टिवेशन को और भी इंप्रूव करने के लिए तेजी से, पर ये बॉडी तो काफी बड़ी कचरी है, तो इसीलिए इस जैसे बॉडी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही टेक्निक है और उसका नाम हेवन एंड अर्थ टेक्निक है। यहाँ पर मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा उस टेक्निक को यूज करके अपना कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के अलावा। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि वो कल्टिवेशन टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस है, फिर भी मैं उस कल्टिवेशन टेक्निक को यूज करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बंदे के बारे में जानने की जरूरत है जिस बंदे ने मुझे पिछले जिंदगी में मारा था, क्योंकि अगर मेरे आसपास में वो जाकर फिर से वार चालू किए तो उसके बाद वो सारे लोअर रिलिम्स गार्ड उसके सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये पहले जितना ताकतवर बनना है, और ऐसा बनने के लिए मुझे छोटा मोटा खतरे का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद वो हेवन एंड अर्थ टेक्निक को वहीं पर बैठकर परफॉर्म करने लगता है और ऐसे ही काफी देर बीत जाते हैं और इतना देर कल्टिवेट करने के बाद वो फाइनली अपना आंख खोल लेता है। खोलने के तुरंत बाद हेवन एंड अर्थ से दोनों से इसके अंदर एनर्जी आने लगती है और इसके वजह से इसके चारों ओर एक बड़ा सा सर्किल जैसा
जैसा भी बनने लगते हैं और इसका बना उसी घर के अंदर किसी और बंदे को लग जाते हैं। ये और बंदा कोई नहीं बल्कि इसी बाई फैमिली का पैटराज होता है, इसका नाम बाई ल्यू होता है। तभी पैटराज पूछने लगता है कि अरे बाप रे इतना खतरनाक इतना प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी कहां पर से आ रहे है और किसकी है ये? हमारे बाई फैमिली के अंदर कोई पावरफुल सा मास्टर आ गया है क्या? ये सुनने बाद वहीं पर वो बैठा भी होता है, तब वो बोलने लगता है कि पैटराज आप ओवर की वजह से काफी ज्यादा तकचुज होंगे, इसलिए आपको वहम हो रहा होगा, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे बाई फैमिली के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शहर के अंदर कोई भी इतना पावरफुल मास्टर नहीं है। और वो सब तो छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर आपसे एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए आया और वो मैटर ये है कि 10 दिन के बाद हमारे शहर के अंदर एक बड़ा सा बैंक्वेट होने वाला है। मुझे ये खबर मिली कि उस बैंक्वेट पार्टी के अंदर वो यी जियांजू और उसके साथ उसका बेटी भी आने वाले हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि वो यी जियांजू मार्शल आर्ट के मामले में कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो यी जियांजू की फैमिली स्पिरिचुअल आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने में रिपेयर करने में काफी ज्यादा माहिर है। इसलिए मेरा मानना है कि हम अपने बाई फैमिली की तरफ से कोई बंदे को उसी बैंक्वेट हॉल के अंदर भेज देंगे। उसके बाद वही बंदा जैसे करके उस बेटी को पटा के अपने पैर में गिरा के अपने से शादी करवाने के लिए एग्री करवा देगा और इसके वजह से हमारा बाई फैमिली और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये सुने बाद पैटराज बोलने लगता हाँ अच्छा आइडिया है, पर हमारे बाई फैमिली की तरफ किस बंदे को उस बैंक्वेट हॉल के अंदर भेजेंगे हम? ये सुने बाद बैठा बोला होता है पैटराज और किसको? मेरे बेटे के अलावा हमारे बाई फैमिली के यंगर जनरेशन के बंदों में किसके पास इतना ताकत और औकात है? और आप भी देख सकते हो मेरा बेटा ताकतवर के साथ साथ काफी ज्यादा हैंडसम भी है, तो इसलिए हम उसे ही वहां पर भेजेंगे। ये सुने बाद भाइयों अपने मन में सोच रहे थे क्या मेरा फादर मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? ये सुने बाद पैटराज बोलने लगता हाँ मुझे भी तुम्हारा बेटे पर पूरा भरोसा है, तो इसलिए हम वहां पर तुम्हारे बेटे को भेजेंगे। ये सुने बाद थैंक यू पैटराज बोल के वो बैठा और भाइयों दोनों वहां से चले जाते हैं और तभी आप ऐसे छोड़ो उसी बाई फैमिली के किसी और की तरफ और वहीं पे उस बाई फैमिली के सारे लोग बाहर आते हैं। वो बोल रहा होता अरे बाप रे ये आज का प्रैक्टिस कुछ ज्यादा मुश्किल था। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोलता है कि वो सब तो ठीक है, क्या तुम्हें ये बात पता है कि उस जैसा कचरा बाईसा ने उस जैसे जीनस भाइयों को मारा है कल? और ऐसे ही बात करते करते वो बाईसा जहाँ पर कल्टिवेट किया जाता था उसी के सामने आकर रुक जाता है। रुकने के बाद बोल रहे होते कह रहे बाप रे क्या ये कचरा अभी तक मारा नहीं है क्या? दूसरा बंदा बोलने लगता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा, अब तक तो ये बंदा मर चुका होगा यहाँ पर रहकर और हमें इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है वरना हमें भी पनिशमेंट मिलेगी, तो यहाँ से चलो चलते। ये बोल के वो दोनों वहां से चले जाने लगता है। पर तभी तीसरा बंदा बोलने लगता है कि भाई तुम लोगों को इतना भी जल्दी है, मैंने अभी प्रैक्टिस में कोई नया मूव सीख लिया है और मैं उस नए मूव को इस बाईसा पर यूज करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम सभी लोग यही पर रहकर उस मूव को देख लीजिएगा। इसके बाद मुझे रिव्यू दीजिए कि उस मूव के अंदर मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ये बोल के ये टाइगर फिश नाम का एक अटैक बाईसा पर करने वाला होता है। उतने में वो बाईसा अपना आंख खोल लेता है, खोलने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक उस बंदे पर कर देते हैं। इसके बाद वो बंदा काफी दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर के पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। और तब हम बाईसा की तरफ देखते हैं, वो वहां से उठकर बोला होता है कि मैं भी हेवन एंड अर्थ नाम का कोई नया टेक्निक सीख चुका हूँ और मैं भी उस टेक्निक को किसी पर यूज करके उसके पावर चेक करना चाहता हूँ और आज मेरा लक काफी अच्छा था, तो इसलिए तुम चारों लोग यहाँ पर आ गए, तो इसलिए आ जाओ मैं उस टेक्निक को तुम पर यूज करूंगा। और इसे देखने पर तीनों लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। तब इनमें से एक बंदा बोला होता है अरे बाप रे इस कचरा इतना स्ट्रांग कैसे बन गया और कब बन गया? ये सुनने के बाद वहीं पर एक और बंदा बोलने लगता है वो सब तो एक सेकंड के लिए साइड में रखो, अगर सच में हम इस बंदे को रोकना चाहते हो इसके लिए हमें उस टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा इसके ऊपर। ये बोले तुरंत बाद उन तीनों में से दो लोग स्पिरिट पंच नाम का एक टेक्निक यूज करके अपने हथौले में अपना पूरा पावर डालने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर जोरदार अटैक ये बाईसा पर कर देता है, पर हमारा बाईसा आसानी से उस अटैक को हवा में उड़कर डाज कर लेता है और डाज करने के बाद हवा में से अपने मन ही मन सोचने लगता है इन कमीनों की हिम्मत भी कैसे हुई इस जैसे फर्स्ट स्टेज की स्किल मेरे ओवर यूज करने की। ये सोचने तुरंत बाद ये पलक चपक देगी इन दोनों के पीछे आ जाते हैं। ये देखने के बाद ये दोनों पूरी तरह हिल जाते हैं और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे इस बंदे का कितना तेज है। तब बाईसा बोल रहा होता असली टेक्निक मैं तुझे अब दिखाने वाला हूँ। ये बोल के डांग शुआन फिंगर नाम का एक अटैक उस दोनों पर कर देता है और इस अटैक की वजह से इसके फिंगर से काफी सारे एनर्जी बाहर आ जाती है। आने के तुरंत बाद ये इन दोनों पर एक जोरदार अटैक करके इन दोनों को पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं वही पर। और ये अटैक करने के बाद बाईसा वो फोर्थ बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखने के बाद फोर्थ बंदे की मन ही मन फट जाते हैं। इसके बाद बाईसा बोल रहा होता है कि तेरा तीनों साथियों का तकदीना दिन दा हो गया, अब तेरा क्या होगा कालिया। ये सुनने बाद वो फोर्थ बंदा बोलना लगता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं तुमको मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो कुछ है वो उसको मैं ही बिगाड़ लूंगा। ये बोल के वो एक खंबे के सामने जाते हैं। जाने के तुरंत बाद अपने सिर को उस खंबे से काफी बार ऐसा जोर से टकरा देता है, इसके वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और इसे देखने के बाद बाईसा अपने मानी मान सोचने था अरे ये बाई फैमिली इतना नली है क्या, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ ये चारों बंदे की कल्टिवेशन लेवल सिर्फ फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही है और नॉर्मली कल्टिवेशन पूरा 10 स्टेज के ऊपर डिवाइड है और वो 10 स्टेज के एक स्टेज के अंदर पूरा 10 लेवल्स होते हैं। और अब मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि ये हेवन एंड अर्थ टेक्निक को यूज करने के तुरंत बाद ही मेरे कल्टिवेशन लेवल इंप्रूव होकर सेकंड स्टेज की 5th लेवल पर गई है। इसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे कल्टिवेशन काफी तेजी से इंप्रूव हो रहा है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पहले जितना ताकतवर बनने के लिए और कितना देर वेट करना पड़ेगा। वेल छोड़ो यार, अभी के लिए मैं इसके बारे में कितना भी सोचो कुछ भी मतलब होने नहीं वाला है, तो इसलिए अभी के लिए मैं इसके बारे में सोचना बंद करके अपने आप को कैसे इंप्रूव कर दिया जाए और क्या क्या टेक्निक यूज करना चाहिए इसके बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। और तभी आप उसी बाई फैमिली के किसी और जगह पर
और वहीं पे ये बैठा और उसके साथ पैट्रियस कहीं पर जा रहे होते हैं बातें करते करते। तब बैठा बोला होता है पैट्रियस प्लीज मुझे माफ कर दिए, क्योंकि वो भाई साहब जिंदा होने के तुरंत बाद कुछ ऐसा गड़बड़ करने की कोशिश की, तो इसलिए मैं उसे फिर से पनिशमेंट दिया और उसके वजह से अभी तक वो भाई साहब मर चुका होगा। ये सुनने के बाद पैट्रियस बोलने लगता है कि तुझे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर कोई भी हमारे फैमिली के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और एक बार मुझे वो भाई साहब का लाश के यहाँ पर लेके जाओ, मैं आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। ये बोल के वो दोनों उस भाई साहब की लाश के यहाँ पर आ जाते हैं। लाश के यहाँ पर नहीं बल्कि पिछले बार भाई साहब जहाँ पर गिरा होता वहीं पर आ जाता है, और वहां पर आने के बाद ये बैठा पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर बैसा नहीं होता बल्कि वो चारों बंदे होते हैं। और ये देखने के बाद ये बैठा चिल्ला रहा होता है तुम चारों कचरे यहाँ पर क्या रहे हो, भाई साहब का लाश क्या पर है। ये सुनने के बाद चारों बंदे में से एक बंदा उठ जाता है और बोलने लगता है कि वो मारा ही नहीं तो उसका लाश कहाँ से आएगा अंकुल, और वो भाई साहब मारा ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा ताकतवर बन गया। इसके तुरंत बाद ही हम सारे लोग पूरी तरह से कुटाई कर डाला। ये सुनने के बाद बैठा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए, क्या तुम सच में पागल हो गए, उस जैसे कचरा तुम जैसे स्टेज 1 की चारों कल्टिवेटर्स को कैसे कटाई कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे चुपचाप सच बता दो तुम्हारा हालत ऐसा कैसे हुआ और भाई साहब यहाँ से कहा गया। ये सुनने बाद सामने वाला बंदा बोला होता है अंकुल आप मानो या मानो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सच में वो भाई साहब अचानक स्ट्रांग बन गए और हमारे चारों बंदों का पूरी तरह से कुटाई कर दिया। और वो कहा गया इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसके कुटाई के बाद हम चारों पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। ये सुनने के बाद बैठा वो पैट्रियस बोलने था पैट्रियस आपने भी सुना उस भाई साहब काफी ज्यादा कमीना बन गए, तो इसलिए मैं ही वहां पर जाकर उसको पूरी तरह से फिर से पनिश करूंगा, तो इसलिए प्लीज आप मुझे इसका इजाजत दीजिएगा। ये सुनने के बाद पैट्रियस बोलने लगता है कि बैठा तू पहले शांत हो जाए, उसके बाद वो सामने वाली बड़ी पेड़ की तरफ देखो, क्या तुझे पता है कि वो बड़ा पेड़ कैसे टूट गया। ये सुनने के बाद बैठा बोलने लगता है कि पैट्रियस आपको भी अच्छी तरह से पता है कि कल रात एक बड़ा बारिश हुआ, इसके साथ साथ काफी स्ट्रांग विंड भी चलने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है उसी की वजह से बड़ा पेड़ अब टूट चुका होगा। ये सुनने के बाद पैट्रियस बोलने लगता है तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये पेड़ 100 साल से भी ज्यादा उम्र की है और उसके साथ साथ काफी बड़ी भी है, इसलिए मैं लिख के बोल सकता हूँ कल रात के छोटे मोटे बारिश की वजह से ये पेड़ बिल्कुल भी नहीं टूट चुका होगा। और मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि ये पेड़ सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से टूट गया है, और तुमने ही बोला था कि 22 साल से यह भी पड़ता, तो इसका मतलब उसी की वजह से ये पेड़ टूट चुका होगा। ये सिर्फ मेरे गेस है, पर अगर ये बात सच है तो वो 22 हमारे फैमिली के लिए आगे जाकर काफी बड़े बड़े कांड कर सकते हैं। ये सुनने के बाद बैठा ना चाहकर भी बोल रहा होता है कि इस पैट्रियस आपके लिए मैं उस 22 के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन पता कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद बैठा अपने मन ही में सोचने था अगर सच में वो 22 इतना स्ट्रांग बन चुका है तो वो आगे जाकर मेरे लिए काफी बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ा कर सकता है, पर अभी के लिए मैं उस 22 को कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वरना पैट्रियस मेरे ऊपर पूरी तरह से गुस्सा करेगा। और तभी हम देखते हैं 22 बाहर आ चुका होता है, और उसे देखने के बाद वहाँ पर सारे लोग बात कर रहे होते हैं अरे बाप रे वो देखो वो भाई फैमिली का कचरा यहाँ पर आ रहा है। तब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहा हो, उससे हमें कितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, वरना हमारे ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। और तब हम 22 की तरफ देखते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं वो हेवन एंड अर्थ टेक्निक को यूज करके मैं अपना बॉडी को कल्टिवेट कर सकता हूँ, पर अभी भी ये बच्चे की बॉडी काफी ज्यादा वीक है, तो इसलिए इस बॉडी को और भी ज्यादा इंप्रूव करके मेरे कल्टिवेशन को और भी तेजी इंप्रूव करने के लिए मुझे डैन मेडिसिन की जरूरत है। और यहाँ पर खुशकिस्मती की बात यह है कि उस मेडिसिन को कैसे बना जाए उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं उसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। पर यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि उस मेडिसिन को बनाने के लिए मुझे एक फर्नेस की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ काफी सारे रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी, और वो फर्नेस और मेडिसिनल रिसोर्सेज काफी ज्यादा महंगी है और इतना पैसा मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है, तो इसलिए मुझे सबसे पहले पैसे कमाने की जरूरत है। ये बोल के वो शॉप के सामने आकर रुक जाता है और वो एक पान शॉप होता है और उसके अंदर जाने के बाद बोल रहा होता है कि ये हेयर पिन मेरा माम का है और ये हेयर पिन कितना की बिक सकता है, क्या तुम्हें बता सकते हो। ये देखने के बाद वो हेयर पिन को अपने हाथ में लेते हो वो चेक करते हो बोल रहा हो तो वो ये हेयर पिन कुछ ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है और इसका क्राफ्टमैनशिप भी कुछ ज्यादा हाई नहीं है, तो इसीलिए मैं इसके लिए सिर्फ 500 ही दे सकता हूँ। और ये सुनने के बाद भाई साहब चिल्लाते हुए बोला क्या 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 तुमने बोला, ये मेरे मदर की है और ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की है, फिर भी तुम मुझे इसके बदले सिर्फ 500 ही देना चाहते हो। ये सुनने बाद शॉपकीपर बोल रहा होता हाँ मैं इसके लिए सिर्फ 500 दे सकता हूँ और तुझे चाहिए तो ले लो वरना दफा हो जाए, ऐसे मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल ही मत करो। ये सुनने बाद भाई साहब बोले नहीं नहीं मुझे 500 ठीक है, तो इसलिए प्लीज मुझे 500 दे दो और उसके बाद मुझे ये प्रॉमिस करो कि ये हेयर पिन को तुम 1 महीने तक किसी को भी नहीं भेजोगे, क्योंकि 1 महीने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊंगा, आने के तुरंत बाद ही इसे 500 देके फिर से खरीद लूंगा। ये सुनने के बाद शॉपकीपर बोलता नहीं नहीं तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, 1 महीने तक ये हेयर पिन मैं किसी को भी नहीं भेजूंगा, तो इसलिए ये लो भाई तुम्हारा 500 और तुम जैसे अच्छे कस्टमर से बिजनेस करके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसलिए ये लो चला जाओ। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब उस पैसे को लेता है, लेने तुरंत बाद वैसे चले जाता है और वो वहां से जाने के बाद शॉपकीपर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने सुना था कि ये भाई फैमिली का एक कचरा है, पर उसके साथ साथ ये काफी बड़ी बुद्धू भी है, क्योंकि उसने मेरे साथ नेगोशिएट करने की कोशिश भी नहीं की, उसने वो पैसे लिया और तुरंत ही ऐसे चले गया। और सच बात है कि हेयर पिन वो 500 से काफी ज्यादा हाई वैल्यू की है, तो इसलिए मैं इस हेयर पिन को कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेचने की कोशिश करूंगा। और तभी हम इस तरफ देखते हैं ये भाई साहब उस पान शॉप से बाहर जा रहा होता है और ये एक लड़की छतरी को पकड़ के उसी के बाजू में उस शॉप के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। तब भाई साहब उस लड़की को देखने की पूरी कोशिश करता है पर वो अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके बीच में वो चाहता होता है। और इसके बाद भाई साहब भी उस लड़की को देखने की कुछ ज्यादा कोशिश नहीं करता, बस चुपचाप सामने की तरफ चला जाता है। और तभी वही लड़की उस शॉप के अंदर आ जाए तो आने के बाद पूछने लगता है शॉपकीपर क्या नया चीज आया है क्या आजकल। ये सुने बाद शॉपकीपर
शॉपकीपर बोले तो आप पूछो और मैं ना बोले ऐसा सपने भी नहीं बोला, क्योंकि काफी सारे नए नए चीजें आए हैं हमारे पान शॉप के अंदर और मेरे शॉप के अंदर की चीजों के बारे में मेरे से अच्छा आपको भी पता है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। तो इसलिए आप ही सारी चीजों को देख लीजिए, अगर आपको कोई चीज पसंद है तो उसे खरीद लीजिए। और ये सुनिए बात, वो लड़की भी ठीक है बोल के वो सारी चीजों को देखने लगता है, देखते देखते बोले होता अरे बाप रे ये ब्लूटूथ है तो काफी ज्यादा लो क्वालिटी है। और अगर हम दूसरे चीज के बारे में बात करें तो तुम्हें यहाँ पर स्पिरिट स्टोन लिखा हुआ है, पर ये स्पिरिट स्टोन नहीं बल्कि एक मामूल से पत्थर है। मुझे शेक हो रहा है कि तुम सच में एक पान शॉप को मेंटेन कर रहे हो या कबाड़ काम को मेंटेन कर रहे हो। ये सुने बात शॉपकीपर अपने मनी में सोच नहीं था, मुझे लगा था, मुझे पहले ही लगा था जब ये लड़की मेरे शॉप के अंदर आई ये सारे चीजों को देखे उसके बाद यही बोलेगी, क्योंकि इसको ये चीजें के बारे में मेरे से भी अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए मैं भी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। और तभी वो लड़की इसके हाथ में वो हेयर पिन को देख लेते, देखने के बाद पूछने लगता वो हेयर पिन तो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का लग रहा है, उसके साथ साथ उसके वर्कमैनशिप भी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मुझे उस हेयर पिन का दाम बताओ। ये सुनने के बाद वो बंदा पूरी तरह से खुश हो जाता है और बोलने लगता है आपके लिए सिर्फ ये हेयर पिन 5000 है। ये सुनने के बाद ये लड़की हिल जाता है और पूछने लगता है क्या 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 इसके लिए 5000, ये कुछ ज्यादा है, तो इसीलिए मुझे क्यों यार दाम बताओ। ये सुनने के बाद वो शॉपकीपर बोलने लगता है नहीं आपको इतना चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ही बोला ये हाई क्वालिटी है, फिर भी आप मेरे डेली कस्टमर है, तो इसीलिए मैं इसको 3000 में बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद ठीक है बोल के उस हेयर पिन को लड़की ले लेते, लेने के बाद वो अपने मनी मन सोचने लगते कि हमेशा की तरह मेरे शॉपकीपर को काफी बड़ा बुद्धू बना दिया, क्योंकि ये हेयर पिन कम से कम 30,000 की होगी। और इसका एक एक्सप्रेशन को देखने के बाद शॉपकीपर अपने मनी मन सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है मैं फिर से इसके हाथ में बुद्धू बन गया, क्योंकि इस लड़की के एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो हेयर पिन कम से कम 10,000 से ऊपर की होगी। ये सोचने के बाद ये उस लड़की से पूछ रहा होता तो प्लीज बोलिए मैडम आप कैश देना चाहते हैं या सिल्वर टिकट देना चाहते हैं इसके बदले। ये सुनने के बाद ये लड़की उसका जवाब देते हुए बोल रहे होते तुम हमेशा की तरह इस शहर के अंदर किसी भी बड़ी बैंक के पास जा सकते हो, और वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ मेरा नाम लो, उसके बाद उसी बैंक मैनेजर आकर तुम्हें वो सारे पैसे दे देगा, और तुम्हें मेरा नाम जरूर याद तो होगा, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला ही देता हूँ, मेरा नाम ये जियान है। ये बोल के ये लड़की उस एयरपिन को लेके वहां से चले जाता है, और बाहर आने के बाद 5 भी काफी दूर आ जाता है, फिर भी एक बंदा उसको फॉलो किए जा रहा होता है। इसे देखने के बाद ये अपने मनी मन सोचने लगता है कि ये बंदा मुझे काफी देर से फॉलो किए जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बारे में पता करने के लिए उस बाइटा ने इस बंदे को मेरे पीछे बेच चुका होगा। अगर ऐसी बात तो इस बंदे के साथ मुझे भी थोड़ा बहुत तो मजा करना ही पड़े। ये बोल काफी देर तक यहाँ यूं ही घूमता रहता है। उतने में उसको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे, तो उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक बंदा बोल रहा था आइए आइए हमारे रेस्टोरेंट के अंदर सुपर सुप्रीम पिज्जा मिलता है, अगर एक बार सिर्फ एक बार इस पिज्जा को खाएंगे तो फिर से ये पिज्जा को खाने के लिए यहाँ पर आएंगे। ये सुने तुरंत बाद ये भाई साहब पैसे दिखाते वो बोला होता आय हाय उस आइटम का नाम ही मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, उम्मीद करता हूँ उस आइटम भी काफी ज्यादा टेस्टी होगा। और उस पैसे को देखने के बाद ये रेस्टोरेंट वाला बंदा भी बोलने लगता है आइए मास्टर आप अंदर आकर बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी जाकर वो पिज्जा लेके आता हूँ। और सारे कांड को पीछे करने वाला बंदा भी देख रहा होता है और अपने मनी मन सोचने लगता है कि इस कचरे ने पहले उस पान शॉप के अंदर जाके उसके माम के एयरपिन को बेच से पैसे लेके आए, इसके बाद काफी देर तक यहाँ और घूमता रहा और पैसे पूरी तरह से बर्बाद करता रहा। अब बाहर भी पैसे बर्बाद करने के लिए जैसे महंगे रेस्टोरेंट के अंदर गया है ये, इसलिए इसका और भी पीछे करने का कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि ये कचरा था और कचरा ही रहेगा, तो इसलिए मुझे जाकर ये सारे बात को बैठा को बताना चाहिए। ये बोल के ये बंदा वहां से कम्प्लीटली चला जाता है और इसे वहां से जा तो भाई साहब भी देख रहा होता, देखते देखते अपने मनी में सोचने लगता मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था ये बाई फैमिली के सारे कचरे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर के अंदर ही उसको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, इसके वजह से वो पूरी तरह से बोर हो गया, ऐसा चला जा रहा है। अच्छी बात है मेरे लिए, और आगे जाकर ऐसा ना होने के लिए मुझे अपने आप के लिए कोई डिस्कस तो खरीदना चाहिए। ये सोचता वो पिज्जा को खाने लगता हूँ, खाते अपने मनी में सोचने तो माशाल्लाह ये पिज्जा तो काफी ज्यादा कमाल का और टेस्टी है। मैं सिर्फ उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था, पर मुझे क्या पता यहाँ पर इतना टेस्टी चीज मुझे मिलेगी। मैं अपने पिछले जिंदगी में गार्ड ऑफ कुकिंग था, फिर भी मैं इतना टेस्टी चीज को बिल्कुल भी पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद हमारा भाई साहब उस रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता, बाहर आने के तुरंत बाद एक हुड को और एक मास्क को खरीद लेता है ये, और उसको पहनने के बाद अपने मनी में सोचने था अब मुझे कोई भी बंदा पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद सीधा अल्केमी शॉप के अंदर आ जाता, और वहां पर आने के बाद काफी सारे लोग पहले वहां पर होते हैं और काफी सारे चीजें भी खरीद रहे होते हैं, और सारे कांड को देखने के बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है ये शॉप के अंदर मेरे लिए कमाल का जेडी वीडियो, इसके साथ कमाल का बट्टी भी मिल सकती है, तो इसीलिए मुझे और ज्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सीधा जाकर शॉपकीपर से पूछना चाहिए। ये सोचने तुरंत बाद ये शॉपकीपर के पास जाता है, जाने के बाद पूछने लगता है मुझे कमाल का बट्टी चाहिए। ये सुनने के बाद शॉपकीपर पूछने लगता है हमारे शॉप के अंदर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 के काफी सारे बट्टी मिलते हैं, तो इसलिए मुझे डिटेल में बताओ तुझे किस ग्रेड की बट्टी चाहिए और किस तरह की बट्टी चाहिए। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब पैसे निकालते, वो बोला होता मेरे पास सिर्फ ये 500 है, तो इसलिए 500 के अंदर कोई भी बट्टी मिलेगा उसे मेरे लिए ले जाओ। ये सुने बाद वहीं पे कुछ लोग बात कर रहे होते क्या मैं सही सुना, वो सिर्फ 500 से एक बट्टी खरीदना चाहता है। शॉपकीपर मेरे बात मानो, जैसे गरीब बिगाड़ो तुम यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल लो, इस गरीब के पास इतना औकात ही नहीं शॉप के अंदर आकर ऐसा बट्टी नहीं बल्कि छोटा मोटा जड़ी बूटी खरीदने की। तब शॉपकीपर बोलने लगता है हमारे शॉप के अंदर लोएस्ट ग्रेड की बट्टी की कीमत भी 3000 है और तुम्हारे पास सिर्फ 500 ही, तो इसलिए तुम यह शॉप के अंदर कोई भी बट्टी नहीं खरीद पाओगे, और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम नया अल्केमिस्ट बनना चाहते हो, तो इसलिए
इसलिए अल्केमिस्ट बनने से पहले तुम थोड़ा बहुत तो पैसे कमा लो, उसके बाद अल्केमिस्ट बनने के बारे में सोचना। ये सुनने पर भाई साहब बोलने लगता है क्या मुझे एक अच्छा अल्केमिस्ट बनने के लिए मुझे पहले पैसा कमाने की जरूरत है। अगर तुम सच में ऐसे सोचते हो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि एक अच्छा सा अल्केमिस्ट बेकार से बेकार चीजों को लेकर भी एक अच्छा सा पिल बना देगा। वैसे ही एक बेकार सा अल्केमिस्ट काफी हाई क्वालिटी के रिसोर्स लेने के बाद भी एक कचरा सा पिल बना देगा, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल्स की खासियत नहीं होती बल्कि अल्केमिस्ट की खासियत होती है। ये सुनने पर शॉप के ऊपर बोल रहे थे क्या तुम मुझे यानी अल्केमिस्ट शॉप के ओनर को ही अल्केमी बारे में सिखा रहे हो क्या तुझे पता भी क्या मैं कितना सालों से अल्केमिस्ट का काम कर रहा हूँ और कितना साल से अल्केमिस्ट सीख रहा हूँ। अगर तुझे नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ, मैं 12 साल से इस अल्केमिस्ट का काम कर ही जा रहा हूँ और इतना साल के प्रैक्टिस के बाद मैं रिसेंटली 3rd ग्रेड के पर्पल डैन मेडिसिन को भी बनाना सीख चुका हूँ। ये सुनिए भाई बोलने लगता है क्या 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 इतना साल प्रैक्टिस के बाद भी तुम सिर्फ पर्पल डैन पिल को ही बना सकते हो, वो भी 3रे ग्रेड का। ये सुने बाद शॉपकीपर थोड़ा गुस्सा लगता है, इसके वजह से लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि शॉपकीपर आपको इतना भी गुस्सा करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं जो बातें आपसे बोली वो सारे बातें सच है। अगर आपको मेरे बातों से यकीन नहीं हो तो मैं आपसे एक बेड लगाना चाहता हूँ। अब शॉपकीपर पूछने लगता है कि किस तरह का बेड। तब भाई साहब बोलने लगता है कि आप भी देख सकते हो आपसे मैं उम्र में काफी ज्यादा छोटा हूँ, फिर भी मैं यही आपके ही सामने एक पर्पल डैन पिल को बनाऊंगा, वो भी आपसे हाई क्वालिटी का। और अगर मैं सच में उतना हाई क्वालिटी का फिल्म बना दिया तो उसके बाद आप मुझे हाई क्वालिटी का बट्टी फ्री में दोगे। अगर मैं नहीं बना पाया तो उसके बाद मैं आपसे माफी भी मांगूंगा, उसके साथ मेरे पास 500 आपको भी दे दूंगा और चुपचाप यहाँ से चले जाऊंगा। ये सुने बाद शॉपकीपर बोलने लगता है क्या तुम मेरे से मजाक तो नहीं करे, क्योंकि वो पर्पल डैन पिल को बनाने के लिए मटेरियल ही 500 से भी काफी ज्यादा हाई कीमत के होते हैं, तो इसलिए अगर मैं इस बेट में जीत भी जाऊँ तब भी मेरा ही नुकसान होने वाला है। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि 500 नहीं बल्कि 50 सिर्फ 50 कीमत वाली मटेरियल को मैं यूज करूंगा वो पर्पल डैन पिल को बनाने के लिए। तो शॉपकीपर अब तुम क्या बोलोगे, क्या ये बेट मेरे से लगाने के लिए तुम्हें मंजूर है क्या। ये सुने बाद शॉपकीपर बोलने लगता है ठीक है, अगर तुम सच में वो 50 कीमत वाले मटेरियल को यूज करके वो पर्पल डैन पिल को बना दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें एक हाई क्वालिटी की बट्टी दूंगा। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो उसके बाद तुम्हें सिर्फ मुझे माफी नहीं बल्कि घुटने पर बैठकर मुझे माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सुने भाई साहब बोले हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है, तो इसलिए मुझे वो सारे मटेरियल ला के दो। ये बोल के कुछ लिस्ट देता है। ये सुने तुरंत बाद वो शॉपकीपर जाके वो सारे लिस्ट को ले जाता है और ये सारे मटेरियल को लेके आने के बाद शॉपकीपर अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ ये सारे चीप मटेरियल को यूज करके ये पर्पल डैन पिल को कैसे बना पाएगा। तब भाई साहब बोलने लगता है कि ये सारे मटेरियल तो यहाँ पर है, तो इसलिए इसके बाद मुझे सिर्फ एक रूम और एक बट्टी चाहिए सारे मटेरियल को रिफाइन करने के लिए। और शॉपकीपर मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं रिफाइन कर रहा हूँ तब तक मुझे कोई भी आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा और मुझे कुछ ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए और 1 घंटे के बाद वो पर्पल डैन पिल तेरे सामने आकर रख दूंगा मैं। और ये सारे बात सुनने के बाद शॉपकीपर बोलने लगता है कि बच्चे तुम्हें इतना भी उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पर्पल डैन पिल को बनाने के लिए सिर्फ 3 ही फॉर्मूलास है और वो तीनों फॉर्मूलास के अंदर ये चीप मटेरियल कभी भी नहीं यूज करते। तो इसका मतलब है कि तुम ये बेट लगाने से पहले तुम हार गए हो। ये सुनने के बाद भाई साहब वहां से जाते हुए बोला होता है कि शॉपकीपर आपको भी इतना उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये समय ही बताएगा मैं उस पर्पल डैन पिल को बना पाता हूँ या नहीं। ये बोलने के तुरंत बाद वो एक कमरे के अंदर जाता है, वहां पर एक बट्टी पड़ी होती है, देखने के तुरंत बाद अपने पावर को यूज करके उस बट्टी के अंदर फाइल लगा देता है। इसके बाद वो पिल बनाने की प्रोसेस चालू कर देता है। चालू करने के बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं पहले जितना पावरफुल तो नहीं पर मेरे पास पहले जितना ही मेमोरीज है, तो इसलिए मैं उसी मेमोरीज को यूज करके पर्पल डैन पिल को बना दूंगा। और नॉर्मली इस पिल को बनाने के लिए पूरा 16 फॉर्मूलास है, पर ऐसा लग रहा है इस दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही फॉर्मूलास पता है। और ऐसा सोचता ही वो पिल को अपने फॉर्मूला यूज करके बनाने लगता है और ऐसे ही 1 घंटे का पूरा समय बीत जाता है और 1 घंटे के बाद वो पर्पल डैन पिल फाइनली बन के बाहर आ जाता है। इसे देखने के तुरंत बाद वो पिल को अपने हाथ में ले लेता है। उसे देखने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है ओहो ये पर्पल डैन पिल तो काफी हाई क्वालिटी के बन चुके हैं। और ये सारे कांड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह के अल्केमिस्ट उतना भी हाई टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए मुझे एक मौका मिल गया। तो इसीलिए मुझे आगे जाकर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया तो 1-2 बंदे को अपना टेक्निक सिखा के उन दोनों को अपने डिसेबल बना लूंगा। और अभी के लिए मुझे जाकर उस शॉपकीपर से एक हाई क्वालिटी का बट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा बेटे ये बोल के उस पिल को लेके वो शॉपकीपर तरफ बढ़ने लगता है। तो उसे देखने के बाद शॉपकीपर बोलने लगता है कि देखो देखो भाई उस कमरे के अंदर से कौन बाहर आया है, ये महान अल्केमिस्ट बाहर आया है। क्या महान अल्केमिस्ट आपने उस पर्पल डैन पिल को बना चुके हैं, या उस पिल को बनाने के लिए तुझे और भी 2-4 घंटे की जरूरत पड़ेगी और मेरे सामने शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर 2-4 घंटे की जरूरत पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद भाई साहब अपने शर्ट के अंदर से एक बॉक्स को निकालते हुए बोल रहा होता है कि तुझे इतना भी ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं उस पिल को ऑलरेडी बना चुका हूँ और वो पिल यही बॉक्स के अंदर है। ये सुने तुरंत बाद ये शॉपकीपर उस बॉक्स को ले लेता है, वो ओपन करके देखते पूरी तरह चौक जाता है, क्योंकि वहां पर सच में हाई क्वालिटी का पर्पल डैन पिल होती है। इसे देखने के बाद शॉपकीपर चौकते हुए पूछ रहा होता है ऐसे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरे से भी हाई क्वालिटी का पर्पल डैन पिल है। मैं इस पिल के टेम्परेचर को महसूस करके बता सकता हूँ कि ये पिल को अभी बना दिया गया है। और सारे कांड को देखने के बाद वहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं, अरे बाप रे उस बच्चे ने सच में वो पिल को बना दिया है। इसका मतलब है कि उस बंदे को ये शॉपकीपर जरूर एक हाई क्वालिटी का बट्टी को देना ही पड़ेगा, वरना इसका पूरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये शॉपकीपर ने अकेला नहीं बल्कि सारे लोगों के सामने उस बेट को एक्सेप्ट किया है। और तब ये शॉपकीपर भाईसा से बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दिया मास्टर, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाया, तो इसलिए अगर आप चाहते तो
मैं अपने घुटने पर आकर आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, हम दोनों के बीच एक बेट हुआ था और उस बेट में मैं जीत गया और आप हार गए, तो इसलिए इसमें किसी को भी माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं और सिर्फ आप मेरे लिए एक हाई क्वालिटी का बट्टी लेके आए, उतना ही मेरे लिए काफी। ये सुने तुरंत बाद ये शॉपकीपर अपने शर्ट के अंदर से एक बट्टी निकालते हुए बोल रहा होता है हमारे शॉप के अंदर काफी सारे हाई क्वालिटी के बट्टी है, पर वो सारे बट्टी में से हमारे शॉप के अंदर सबसे कीमती और सबसे खास बट्टी यही है, क्योंकि इस बट्टी को यूज करने वाले अल्केमिस्ट अपनी मर्जी से इस बट्टी के शेप और साइज को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, तो इसलिए इस बट्टी का नाम फ्रीडम है। तो इसलिए आज से ये फ्रीडम बट्टी आपको ही बिलोंग करती है और मैं आपको पहले ना पहचान कर एक काफी बड़ी गलती की और उसी गलती के बदले में काफी सारे जड़ी बूटी का आपको फ्री में देना चाहता हूँ। नहीं नहीं आगे जाकर आप हमारे शॉप के अंदर आने के बाद कोई भी जड़ी बूटी खरीद ले वो सारे जड़ी बूटी के ऊपर मैं 50% डिस्काउंट दूंगा आपको। ये सुने बाद भाई साहब बोल रहा होता है कि ये सारे चीजों की जरूरत ही नहीं थी पर आप दे ही रही तो मैं एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ, ये बोल के वो सारे चीजों को इसके साथ बट्टी को भी लेके वहां से चले जाता है। और वो वहां से जाने के बाद उस शॉप में वर्क करने वाले एक बंदा पूछ रहा होता है कि शॉपकीपर आप बुढ़ापे में सटिया चुके हो क्या, क्योंकि आपने सच में उस बंदे को इतना कीमती बट्टी देने के साथ साथ ही उतना सारे जड़ी बूटी भी दे चुके हैं, इस वजह से हमारे शॉप को 10,000 से भी ज्यादा नुकसान हो गया। ये सुनने के बाद शॉपकीपर बोलने लगता है तभी तो तुम इस शॉप के अंदर वर्कर का काम करते हो और मैं शॉपकीपर का काम करता हूँ, क्योंकि तुम ही एक बार अच्छी तरह से सोच लो वो बंदा इतना कम उम्र होने के बाद इतना कमाल कपिल इतना तेज से बना दिया, इसका मतलब है कि उसके कोई कमाल का मास्टर होगा या किसी कमाल का फैमिली का ये बंदा होगा, तो इसलिए इस जैसे का बंदे का फ्रेंडशिप ही आगे जाकर हमारे लिए 10,000 नहीं बल्कि 10 लाख बराबर हो। ये सुने बाद बंदा बोले तो वो शॉपकीपर आपने क्या दिमाग लगाया, और तभी आप शिफ्ट हुआ रात के समय का बाई फैमिली के किसी घर के अंदर, और तब हम देखते जिस बंदे को बैसा का पीछे करने के लिए बोला था वो बंदा बैठा के सामने आ जाता, आने के बाद बोलने लगता है कि मास्टर बैठा उस कचरे ने पहले अपना माम का हेयर पिन को बेच के उसके बाद पैसे ले लिए, उसके बाद उसने उसी पैसे लेकर पूरे सिटी घूम लिया था, और उसके बाद उसने एक रेस्टोरेंट के अंदर गया, वहीं पे काफी सारे खाना को भी ऑर्डर दिया और उसी खाने को खाते खाते उसी रेस्टोरेंट के अंदर काफी देर तक टाइम बिताया उसने। ये सुने बाद बैठा बोलने था अगर ऐसी बात है उसे और भी पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो कचरा था और कचरा है और आगे भी कचरा ही रहेगा। और तभी वहाँ पे उसका बेटा बयून भी होता, तभी बोलने लगता है कि फादर आपको मैं पहले ही बोला था उस कचरा इतना आसान से बिल्कुल भी बदल ही नहीं सकता। तभी बेटा बोलने लगता है तुम चुप रहो बच्चे कह क्या, क्योंकि इतना सालों के लिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा ट्रेनिंग दिया हूँ फिर भी तुमने उसी कचरे से हार गए हो, वो भी एक ही अटैक के अंदर। ये सुनने बाद बयून बोलने लगता है फादर इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने अचानक मेरे ऊपर एक स्नीक अटैक किया, वो भी एक अजीब सा मार्शल आर्ट के था, तो इसलिए मैं अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाया था। ये सुनने बाद बैठा बोलने लगता अब ये सारे बकवास के लिए अब मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें वो पार्टी के अंदर उस ये जियान जू के बेटी को पटाने के लिए बोला था और भेजा था, फिर भी वहाँ पर जाने के बाद उस लड़की को पटाने के बारे में छोड़ो, वहाँ पर पूरी तरह से पी के टली हुए थे तुम। पर लकीली हमारा फैमिली पैट्रियज का बर्थडे सेलिब्रेशन भी कल ही, तो इसलिए हमारे फैमिली पैट्रियज ने पर्सनली उस जियान जी के पास गए, जाने के तुरंत बाद उसने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुला के ले गया हमारे फैमिली के यहाँ पर, तो इसलिए तुम्हें दूसरा अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गया, तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी खोलना मत हर हालत में। और उसमें तुम्हारा मदद करने के लिए मैं उस अल्केमिस्ट साल के अंदर जाकर काफी कीमती ब्लू डैन पिल को तेरे लिए लेके आया। ये सुने हुए बयून बोल रहा होता है कि पर फादर आपने मेरे लिए पर्पल डैन पिल को क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि वो पर्पल डैन पिल काफी ज्यादा खास होती है इस ब्लू डैन पिल के कंपैरिजन में। ये सुने बाद बैठा बोलने लगता है कि बकवास करना बंद करो, क्या सच में लगता है मैं अपना पूरी जिंदगी भर उस पर्पल डैन पिल को खरीद पाऊंगा? ये सब सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो पिल काफी ज्यादा कीमती और रेयर है, तो इसलिए सारे बकवास बंद करो, चुपचाप ये ब्लू डैन पिल को खा के पूरी तरह से कल्टिवेट करो। तभी बयून बोलने लगता है ठीक है फादर आपको इतना भी गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं। और तभी आप उसी बाई फैमिली के बैसा के कमरे के अंदर तब हम देखते हैं बैसा वो पर्पल डैन पिल को खा रहा होता है, और खाने के बाद वो वहीं पर बैठकर कल्टिवेट करने लगता है, और ऐसे ही काफी देर बीत जाती है। इसके बाद वो फाइनली अपना आंख खोल लेता है, और खोलने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है आय हाय ये पर्पल डैन पिल कितना कमाल का, इसके वजह से मेरे अंदर का इंप्रूविटीज पूरी तरह से खत्म हो गए, और इतना ही नहीं मेरे अंदर का कल्टिवेशन काफी हद तक इंप्रूव भी हो गए। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि मैं ऐसे ही काफी सारे पर्पल डैन पिल को कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँ तो इस पर्पल डैन पिल का इफेक्ट मेरे ऊपर कम हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे पर्पल डैन पिल के साथ और भी कमाल के पिल्स भी बनाने चाहिए। पर इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो शॉपकीपर ने मुझे काफी सारे कमाल के जड़ी बूटी फ्री में दिया है, तो इसलिए मैं सारे जड़ी बूटी यूज करके काफी सारे पिल्स बना सकता हूँ। और तभी बैसा को भूख लगने लगता है, इसके वजह से अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं इतना कल्टिवेट कर चुका हूँ, इसके वजह से मेरे अंदर का पूरा एनर्जी खत्म हो चुका है, और मुझे वही पिज्जा खाने का मन कर रहा है जिस पिज्जा को मैं आज सुबह खा चुका हूँ उस रेस्टोरेंट के अंदर, और मैं तो ठहरा एक गार्ड ऑफ कुकिंग, तो इसीलिए मैं उस पिज्जा को खाने के तुरंत बाद उसके अंदर का रेसिपी पूरी तरह से मुझे समझ आ चुका था। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि हमारे बाई फैमिली के किचन के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स है या नहीं, और ये सब सोचता ये उस किचन के सामने अगर पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद वो पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वो किचन के अंदर अभी भी लाइट जल रहे होते हैं। इसे देखने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि क्या इतना देर के बाद भी हमारे बाई फैमिली के किचन के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है। ये सोचता उस किचन के डोर को ओपन कर लेता है, और तब हम देखते हैं उस किचन के अंदर और कोई नहीं बल्कि ये जिया नहीं होते, और वो एक मुर्गी को पकड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते, और वो मुर्गी इसका हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रहे होते, क्योंकि वो मुर्गी रोते रोते वहां से काफी तेज से भागने लगती है। और तभी हमारा भाईसो को देखने के बाद
जियान पूरी तरह से चौंक जाता है और ये जियान को देखने के बाद हमारा भाई साहब भी पूरी तरह से चौंक जाता है और तभी ये मुर्गी पीछे मुड़कर ये जियान के माथे एक बार छोटा सा ऐसा नोच लेती है। इसके बाद वहां से जाने की पूरी कोशिश करते हैं पर तभी हमारा भाई साहब एक चापस्टिक को लेता है, लेने तुरंत बाद इस मुर्गी की तरफ फेंक देता है। इसके वजह से चापस्टिक सीधा आकर इस मुर्गी के गले के ऊपर लग जाती है। इसके वजह से वो मुर्गी वही और बेहोश हो जाती है। भाई साहब बोलने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना रात को इतना सुंदर लड़की एक मुर्गी के पीछे पड़ी हुई होगी उसे पका के खाने के लिए। पर ये सारे कांड होने के बाद क्या तुझे समझ आया है कि ये सुंदरता तुम्हें ये किचन में कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि सच बात है कि शेफ बनने के लिए सुंदरता नहीं काम आती बल्कि टैलेंट काम आते हैं। और तुझे देखने के बाद ऐसा लग रहा है तुम्हें टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने के बाद ये शर्माते बोल रहे होते किसने बोला मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास काफी ज्यादा टैलेंट है और वैसे भी मैं यहाँ पर शेफ नहीं। ये सुनने के बाद भाई साहब पूछने लगता है और तुम सच में कोई शेफ नहीं तो तुम इस किचन के अंदर क्या कर रहे हो और तुम असल में कौन हो। ये सुनने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने लगते हैं अगर मैं इस बंदे को सच बताऊं तो इसके बाद ये बंदा बाहर जाकर सारे लोगों को ये बताएगा कि वो ईजियांजू की बेटी आधे रात को किचन में घुसकर मुर्गी को पकड़ के पकाने के बारे में सोच रही थी। इसके बाद इस पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। ये सोचने तुरंत बाद ये भाई से बोलने लगते हैं हाँ ये सच है कि मैं एक शेफ नहीं हूँ बल्कि मैं इस भाई फैमिली का नया नौकरानी हूँ। तो इसीलिए मुझे सुबह से लेकर शाम तक वर्क करने की वजह से काफी ज्यादा भूख लगने लगी तो इसलिए मैं आधे रात को एक किचन में अंदर घुस गया। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी तो इसलिए मैं भी इस किचन के अंदर आ गया। तो इसलिए मैं अपने साथ ही तुम्हारे लिए भी काफी बढ़िया खाना बना दूंगा तो इसलिए थोड़ी देर वेट करो। ये बोलने के तुरंत बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने लगता है। प्रिपेयर करने के तुरंत बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स को पकाने लगता है और इसके वजह से काफी बढ़िया स्मेल आने लगता है। और इसे देखने के बाद ये ईजियन पूरी तरह चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या तुम इस भाई फैमिली का शेफ हो क्या। और तभी हम देखते हैं उतने में वो पिज्जा के साथ 2 और चीजों को बना चुका होता है। इसके बाद ये बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही गेस किया मैं इसी भाई फैमिली का शेफ ही हूँ। ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने लगता है कि अरे यार ये लड़की किस तरह की लड़की है क्योंकि इसने गार्ड ऑफ कुकिंग को देख लिया फिर भी ये भाई फैमिली का शेफ समझ रहे हैं मुझे। इसके बाद वो ईजियन उस भाई साहब के खाने के खाते और बोल रहा होता आय है माशाल्लाह कितना स्वादिष्ट है। मैंने इस पूरी दुनिया को घूम लिया और उसके बाद काफी सारे टेस्टी खाना भी खा लिया पर इतना टेस्टी खाना मैं कभी भी नहीं खाया अपनी पूरी जिंदगी पर। ये सुनने के बाद भाई साहब पूछने लगता है तुमने मुझे पहले ये बोला था कि तुम एक नौकरानी हो, अगर ऐसी बात है तो तुम इस पूरी दुनिया को कैसे घूम सकते हो, इतना टेस्टी खाना तो कैसे खा सकते हो। ये सुनने के बाद ईजियन बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसी नौकरानी का काम ढूंढते इस पूरी दुनिया घूम चुकी थी और ऐसे ही मैं काफी डिफरेंट खाने को भी खा चुकी थी और ऐसे ही बातें करते काफी देर बीत जाते हैं। तब हम देखते हैं भाई साहब को काफी ज्यादा नींद आ चुके होते हैं। इसके वजह से वो ईजियन के शोल्डर पर ही सो जाता है और इसे देखने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने लगता है इस बंदे को मारना ही पड़ेगा भाई क्योंकि ये खाना बनाता है और उसे खाया जाता है और उसके बाद सो जाता है। इसके बाद वो भाई साहब को उसी किचन के अंदर छोड़ के ये ईजियन बाहर आ जाता है। आते अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना रूम के यहाँ पर लौटना चाहिए। अगर इसके बारे में मेरे फादर को पता चल गया तो वो यहाँ पर आकर मेरा बैंड पूरी तरह से बजा के रख देगा। तो मैं पीछे से कोई बंदा आ जाए तो आने के बाद बोलने लगता है मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था तुम यहीं पर मिलोगे तो इसलिए मैं यहीं पर आ गया हूँ। ये सुनने बाद ईजियन पूरी तरह से हिल जाता है और चिल्लाने लगता है फादर आप जैसे सोचते हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका इसका फादर होता है, इसका नाम ये जियांजू होता है। अब पूछने लगता है क्या तुम फिर से हमारे होस्ट के फैमिली के किचन के अंदर जाकर उनका खाना चुरा रहे हो क्या। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है नहीं फादर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि स्लीपिंग सूत्र नाम का एक कमाल का सूत्र है। अगर रात को उस सूत्र को कोई बंदा प्रैक्टिस करे तो उसको काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है तो इसलिए उसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं और बाहर आ चुका था। ये सुनने के बाद इसका फादर बोलने लगता है अब उसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके तो इसलिए चुपचाप जाकर सो जाओ अपने कमरे के अंदर क्योंकि हमें जल्दी ही उठकर ये भाई फैमिली के पैट्रियट की बर्थडे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद हमें ऐसा निकलना पड़ेगा। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगते कि आप कहो और मैं ना मानो ऐसा सपने में नहीं हो रहा तो इसलिए मैं तुरंत ही जाकर अपने कमरे के अंदर सो जाती हूँ। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है जाने से पहले मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ और इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मुझे इस भाई फैमिली के पैट्रियट के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, इसीलिए उसने तुम्हारे शादी के बारे में पूछा क्या तुम इसी भाई फैमिली के बयू नाम का लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो क्या। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता अरे यार फादर आप फिर से मेरे लिए एक मैरिजल प्रपोजल लेके आ चुके हैं, आप क्यों मेरे जैसा प्यारा सा नन्हा सा बच्ची को किसी और के घर के अंदर भेजना चाहते हो। फिर भी मैं इसके बारे में सोचने के लिए तो तैयार हूँ पर इससे पहले आपको भी अच्छी तरह से पता है कि उस बंदे के पास इतना औकात तो नहीं चाहिए। ये सुनने बाद इसका फादर बोलने लगता है कि तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम फिर से उस आर्टिफैक्ट को यूज करने वाले। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता हाँ तुमने सही गेस किया फादर। इसके बाद काफी देर बीत चुका था और सुबह हो चुका था, इसके वजह से भाई साहब नींद से उठ जाता है। उठने के बाद वो अपने मनी में सोचने थे क्या मैं पूरी रात भर इसी किचन के अंदर सो गया था। इसके बाद वो अपने ऊपर के कपड़े को नोटिस कर लेता और इसे देखने के बाद वो अपने मनी में सोचने लगता कि मुझे ऐसा लग रहा है वो नौकरानी मेरे ऊपर एक कपड़े डाल के गई। अगर ऐसी बात तो मुझे उस नौकरानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए पर मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारा भाई फैमिली का नौकरानी है। तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर हम दोनों फिर से मिलेंगे तब मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। उतने में पीछे 2 बंदे आ जाए तो आने के बाद बोलने लगते भाई साहब तुम कचरे का क्या तुम इस किचन के अंदर क्या कर रहे हो। वेल जो भी हो आज हमारे पैट्रियट का बर्थडे है तो इसीलिए हमें काफी सारे काम है तो इसीलिए वो सारे काम है हमारा मदद करने के लिए आ जाओ
वरना आगे जाकर तुम्हें कोई भी खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। ये सुनने बाद थोड़ा गुस्से से भाई साहब पीछे मुड़कर बोलने लगता है कि क्या बोला तुमने, फिर से एक बार बोल कर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। ये सुनने बाद दोनों पूरी तरह से फट जाते। इसके वजह से एक बंदा बोला था नहीं नहीं हम कुछ भी नहीं बोले। तब दूसरा बंदा बोलने लगता है मास्टर भाई साहब आप जो चाहते वो सब कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी अच्छा है क्योंकि आपका सारा काम हम कर लेंगे। ये सुनने बाद ठीक है ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं बोल के वो भाई साहब वहां से चले जाने लगता है। और इसे देखने के बाद ये दोनों धीरे से बात कर रहे होते हैं कि अरे बाप रे ये अचानक ये भाई साहब को क्या हुआ और इतना डराना क्यों बन गया। ये सुने वो दूसरा बंदा बोलने लगता है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, पर उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है हम उससे कितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए सेफ है। और तभी आप शीश उठा उसी पार्टी की तरफ। तब हम देखते हैं पैट सभी लोगों को स्पीच दे रहा होता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए काफी शुक्रिया, स्पेशली मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट को मान के इतना दूर आने के लिए वो यी जियांजू और इसके साथ उसका बेटी दोनों को शुक्रिया मेरा। ये सुनने बाद यी जियांजू बोलने लगता है कि इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई भी बात नहीं, और मेरे पीछे खड़ा हुआ ये लड़की मेरे बेटी है और इसका नाम यीजियन है और यीजियन आकर पैट्रियस को प्रणाम करो। ये सुने तुरंत बाद यीजियन सामने आ जाते हो। आने के बाद बोलने लगते हैं पैट्रियस आपको मेरा प्रणाम, मेरा नाम यीजियन है और मैं दुआ करती हूँ कि आगे जाकर इस जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन आप काफी सारे मनाए। और इसे देखने के बाद ये पैट्रियस बोलने लगता है आय हाय आय तुम्हारा बेटी खूबसूरत के साथ काफी ज्यादा नॉलेजफुल और पोलाइट भी है, तो इसलिए इस जैसे लड़की को कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैरिज करवाना चाहिए, तो इसलिए इसके मैरिज के बारे में तुमने पहले कभी सोचा है क्या। ये सुनने के बाद यीजियन बोलने लगता है कि अभी मेरे बेटी एक छोटी बच्ची है तो इसलिए इसके मैरिज के बारे में अभी इतना जल्दी में नहीं हूँ। ये सुनने पर पैट्रियस बोलने लगता हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये लड़की काफी यंग तो है पर इसको कभी ना कभी तो मैरिज करना ही पड़ेगा ना। और लकीली हमारे भाई फैमिली के अंदर भी काफी सारे यंग एंड टैलेंटेड बंदे भरे पड़ी है, तो इसलिए आप यही मौका ढूंढकर हमारे भाई फैमिली के कोई बंदे के साथ आपकी बेटी के साथ मैरिज करेगा तो उसके बाद हमारे दोनों फैमिली के बीच और भी रिश्ता पक्की हो जाएगी। इसके बाद हम दोनों दोस्त नहीं बल्कि रिलेटिव्स कहलाएंगे, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो, उसके बाद मुझे जवाब दो। और ये सारे बात सुने बाद यीजियन अपने मनी में सोचने लगते हैं तुम बुढ़े साले क्या मेरे फादर एक तरफ ये मैरिज को पूरी तरह से मना किया जा रहा हो, तुम फिर भी फोर्स किया जा रहा हो। यीजियन बोलने लगता है इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इससे पहले हमारे बेटी के लिए काफी सारे प्रपोजल आ चुके थे और वो सारे मैरिज प्रपोजल को मेरे बेटी ने पूरी तरह से रिजेक्ट मार लिया था। और उनमें से हुआंग डुओ नाम का एक प्रिंस भी है जिसने वो एम्परर हेवन को भी पूरी तरह से हरा दिया था, और उसके साथ ही आयरन क्लैन नाम का सेक्ट का पैट्रियस का बेटा भी था उनमें। ये सुने बाद पैट्रियस बोलने थे क्या इसका मतलब आप हमारे भाई फैमिली को इतना नीचे समझ रहे हो क्या, क्योंकि हमारे भाई फैमिली के अंदर भी काफी ज्यादा यंग एंड टैलेंटेड बंदे हैं। ये सुनने बाद यीजियन बोलने लगता है नहीं आप बिल्कुल मुझे गलत समझ रहे हो क्योंकि मैं आपकी भाई फैमिली को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। ये सुनने बाद यीजियन बोलने लगते हैं कि पैट्रियस आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि मैं अपने बचपन में प्रॉमिस कर चुके हैं कि जो भी बंदा इस बॉक्स के अंदर की आर्टिफैक्ट को अपना बना लेगा उसे ही मैं अपना हस्बैंड बना लूंगी। ये बोल के उस बॉक्स को खोल लेते हैं। तब हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर एक कप जैसा होता है आर्टिफैक्ट। इसके बाद ये आर्टिफैक्ट को दिखाते हुए यीजियन आगे बोल रहे होते कि अभी तक कोई भी बंदा इस आर्टिफैक्ट को अपना बिल्कुल ही बना नहीं पाया। अगर आपकी भाई फैमिली के अंदर इतना टैलेंटेड बंदे और जीनियस बंदे हैं तो उनमें से कोई भी बंदा इस आर्टिफैक्ट को अपना बना लिया तो उसके बाद मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी बंदा इस आर्टिफैक्ट को अपना नहीं बना पाए तो प्लीज मुझे माफ कर दिए, मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। आर्टिफैक्ट को देखने के बाद पैट्रियस बोलने लगते हैं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे क्योंकि वो आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा लो ग्रेड की लग रहा है मुझे, इसीलिए मेरा मानना है कि उस आर्टिफैक्ट को अपना बनाने के लिए कुछ ज्यादा हाई कल्टिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि 10th लेवल से कम कल्टिवेशन वाला बंदा भी अपना बना सकते हैं। तो इसलिए यीजियन इसके बारे में तुम 2 बार अच्छी तरह से सोच लो क्योंकि हमारे भाई फैमिली का कोई भी बंदा इस आर्टिफैक्ट को अपना बना लेगा उसके साथ शादी जरूर करना पड़ेगी। ये सुने बाद यीजियन बोलने लगते हैं कि पैट्रियस आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं यीजियन प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी बंदा इसे अपना बना लेगा उसको मैं अपना हस्बैंड बना लूंगी। और आपको भी मुझसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर कोई भी बंदा आपकी भाई फैमिली के अंदर इसे अपना बना नहीं पाए तो उसके बाद आप प्लीज ये मैरिज प्रपोजल के बारे में पूरी तरह से भूल जाए। और ये सारे बात सुनने के बाद उसी भाई फैमिली के अंदर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे यार मैं भी देख सकता हूँ वो आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा लो क्वालिटी के। अब दूसरा बंदा बोलने लगता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर ऐसी बात तो मैं भी उस आर्टिफैक्ट को अपना बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो उसके बाद वो यीजियन मेरा वाइफ बन जाएगी। इतने में वहां पर वो बयून आ जाता है, आने को बोलने लगता है कि तेरे पास इतना औकात और इतना ताकत दोनों नहीं थे इसलिए साइड में हट जाए। और इसे देखने के बाद वो सारे लोग भी इसका तारीफ कर रहे होते हैं कि हाँ बयून आप सही बोल रहे हो, हमारे पास इतना ताकत और औकात दोनों नहीं है, इसलिए आप ही वहां पर जाए। जाने के बाद वो आर्टिफैक्ट को उसके साथ जो यीजियन दोनों को अपना बना लीजिए। ये सुनने के बाद बयून ठीक है बोल के वो यीजियन के सामने जाता है। जाने के बाद प्रणाम करते बोला होता है हाय मेरा नाम बयून है और मैं इस भाई फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और टैलेंटेड बंदा हूँ, तो इसीलिए मैं उस आर्टिफैक्ट को पहले अपना बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद यीजियन जवाब देने लगता है कि जाए आपको कौन रोक रहा है यहाँ पर। ये सुने तुरंत बाद ये बयून उस आर्टिफैक्ट को अपना हाथ में ले ले, तो लेने के बाद बोलने लगता है कि यीजियन मैं पहले आपको अपने पैर में गिराकर आपसे शादी करना चाहता था, पर मैं ये सोच रहा था उसके लिए काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, पर आपने मुझे एक बढ़िया सा मौका दिया तो इसलिए मैं इस आर्टिफैक्ट को तुरंत ही अपना बना ले, उसके बाद आपको भी अपना बना लूंगा। ये बोले तुरंत बाद उस आर्टिफैक्ट को एक टेबल के ऊपर रख देता है। रखने के तुरंत बाद अपना पूरा एनर्जी उस आर्टिफैक्ट के अंदर डालने लगता है उससे अपना बनाने के लिए। और ऐसे ही काफी देर बीत
जाता है, फिर भी उस आर्टिफैक्ट के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। इसे देखने के बाद ये पूरी तरह से हिल जाता है और अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है। बीसी मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी ये आर्टिफैक्ट मुझे रेस्पॉन्स देने का नाम ही नहीं ले रही। और इसे देखने के बाद उसका बाप यानी वो बैठा भी चिल्ला रहा होता है बच्चे का क्या तुम वहां पर क्या कर रहे हो, खेलना बंद करो, तुरंत ही उस आर्टिफैक्ट को अपना बना लो। ये सुने बाद बयून बोला तो फादर मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, फिर भी ये आर्टिफैक्ट मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसके साथ साथ ये आर्टिफैक्ट मेरे अंदर का पूरा एनर्जी अपने अंदर खींच लिया। और उसे देखने के बाद ईजियन बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस बाई फैमिली का सबसे टैलेंटेड और स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ये छोटे से लो क्वालिटी का आर्टिफैक्ट को अपना बनाने में फेल हो गया है। और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है पैट्रियट्स, क्योंकि आपकी बाई फैमिली के अंदर काफी सारे टैलेंटेड बंदे और भी है, तो इसलिए कौन अगला बार इस आर्टिफैक्ट को अपना बनाना चाहिए। ये सुने बाद सारे लोग चिल्लाने लगते हैं मैं अगले बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुने बाद ईजियन बोलने लगता है कि आपको इतना चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को मौका मिलेगा, पहले आप सभी लोग लाइन में आ जाएगा। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग लाइन में लग जाते हैं और उस आर्टिफैक्ट को अपना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे आधे घंटे का समय बीत जाता है, पर इस बाई फैमिली का कोई भी बंदा उस आर्टिफैक्ट को अपना बिल्कुल भी बना नहीं पाता है। और ये सारे कांड होने के बाद ईजियन बोलने लगते हैं कि पैट्रियट्स मुझे माफ कर दीजिए, आपके बाई फैमिली के अंदर कोई भी बंदा मेरे पति बनने के लायक नहीं है, तो इसलिए प्लीज आप ये मैरिज प्रपोजल के बारे में पूरी तरह से भूल जाएगा और अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर पूरी तरह से फोकस करिए। इतने में वहां पर बैसा आ जाए तो आने को बोलने लगता है कि इतना भी जल्दी क्या है, मुझे अभी तक वो मौका नहीं मिला उस आर्टिफैक्ट को अपना बनाने का, तो इसीलिए प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, क्योंकि एक बाई फैमिली का बंदा होने के नाते मैं भी देखना चाहता हूँ मैं आपकी पति बनने के लायक हूँ या नहीं। और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कल रात आपको मैं अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम बाइसा है। और इसे देखने के बाद ईजियन थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगते हैं कि तुम झूठे क्या तुमने मुझे कल बोला था कि तुम इस बाई फैमिली का चीफ हो। ये सुने तुरंत बाद ये बाइसा ईजियन के पास आ जाए तो आने के बाद बोलने लगते हैं कि तुमने भी मुझे बोला था कि तुम इस बाई फैमिली का नया नौकरानी हो, तो इसलिए अगर मैं झूठा हो तो तुम भी झूठी हो, तो इसलिए हम दोनों इक्वल है, तो इसलिए आगे जाकर हम इसके बारे में डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं। और इसे देखने के बाद ये बैठा को काफी गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं तुम कचरे का तुम यहाँ पर क्या करो, तुम्हें यहाँ पर आने का परमिशन किसने दिया, इसलिए यहाँ पर कोई बंदा हो आने तुरंत बाद इस कचरे को बाहर फेंके आओ। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगते हैं कि चाचा ओ चाचा थोड़ा रेस्ट कीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। और क्या तुमने सुना नहीं मेरा नाम बाइसा है, इसका मतलब मैं भी इस बाई फैमिली का मेंबर हूँ बिल्कुल आपकी तरह, तो इसलिए तुम्हारा बेटे को कितना हक बनता है यहाँ पर आकर ऐसे ट्राई मारने का, मेरा भी इतना ही हक बनता है। ये सुने बाद पैट्रियट बोलने लगता है ये सब बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुझे ट्राई मारना चाहते हो जाकर ट्राई मार सकते हो, क्योंकि हमारे बाई फैमिली के अंदर सारे बंदे कोशिश कर चुके हैं वो सारे फेल हो चुके हैं, तो इसीलिए आखिरी बंदा तुम ही हो, तो इसलिए जाओ कोशिश करो। ये सुने बाद बैठा बोला होता है कि हमारा फैमिली का पैट्रियट ने बोला इसीलिए सिर्फ इसीलिए तुम्हें वहां पर जाकर कोशिश करने का मौका दे रहा हूँ, वरना तुम्हें धक्के मार के कब का बाहर निकाल देता। और तभी वो बयून बाइसा के सामने जाता है, जाने के बाद बोलने लगता है कि ये सच बात है कि तुम हमारे बाई फैमिली के बंदे हो, और ये भी सच बात है कि तुम हमारे बाई फैमिली का कचरा हो, तो इसलिए मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम वहां पर जाकर कोशिश करने के बाद भी कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है कि अगर तेरे अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो तुम मेरे साथ एक छोटा सा बेट लगा लो, अगर मैं वहां पर जाकर उस आर्टिफैक्ट को अपना बिल्कुल भी नहीं बना पाया तो उसके बाद मैं इस बाई फैमिली को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, और मैं वहां पर जाकर उस आर्टिफैक्ट को अपना बना ले तो उसके बाद तुम मेरे सामने आकर माफी मांग लोगे ये सारे कांड के लिए। ये सुने के बाद भाई हंसते हुए बोला होता है हाँ मुझे भी यही चाहिए था, मैं भी कब से वेट कर रहा था, तू हमारे बाई फैमिली के छोड़ के कब बाहर जाओगे, और फाइनली उसका समय आ चुका है, तो इसीलिए मुझे ये बेट मंजूर है। और ये सुने तुरंत बाद ये बाइसा उस आर्टिफैक्ट के सामने जाता है, जाने के बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है ये सारे लोगों को इतना ही पता है कि एक लो क्वालिटी का आर्टिफैक्ट है, और इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है, और जिस मैजिकल आर्टिफैक्ट के साथ अपना एक विल होती है, तो इसीलिए अगर ये मैजिकल आर्टिफैक्ट के विल एक बंदे के विल के साथ कंबाइन हो गए तो उसके बाद वो बंदा इंप्रूव हो जाता है, उसके साथ साथ ये मैजिकल आर्टिफैक्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। और ऐसा उन दोनों विल्स को कंबाइन करने के लिए और ये मैजिकल आर्टिफैक्ट को अपना बनाने के लिए एक टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, और मैं गार्ड था तो इसीलिए मुझे उस टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से पता है। ये बोल के उस टेक्निक को उस कप के ऊपर परफॉर्म करने लगता है, और इसे देखने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने लगता है अरे यार मेरे वजह से इस बाइसा को इस अपने घर को छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने के और अपना बनाने की कोई भी तरीका नहीं है। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते वो अपने माइंड में एक लंबा चौड़ा सा मंत्र पढ़ने लगता है, और मरने के तुरंत बाद वो आर्टिफैक्ट हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद थोड़ा इधर हवा में से उड़ने के बाद तुरंत ही ये बाइसा के हाथ में आकर पहुंच जाता है। इसे देखने के बाद ये बाइसा बोलने लगता है कि तुम सारे लोग ऑलरेडी दे चुके हो, इस आर्टिफैक्ट को मैंने एक्टिवेट भी कर लिया और उसके साथ साथ ही अपना भी बना लिया, इसका मतलब मैंने आपका टेस्ट पास कर गया। ये बोलने के तुरंत बाद ये ईजियन के पास जाता है, जाने के बाद बोलने लगता है कि मैंने इस आर्टिफैक्ट को अपना बना लिया, क्या इसका मतलब आप मेरा बनने के लिए तैयार है, आई मीन आप मेरे से शादी करने के लिए तैयार है। और ये सारे बात सुनने के बाद ईजियन शर्माते शर्माते अपने मनी में सोचने था ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या इसका मतलब मुझे ये बाइसा के साथ शादी करना पड़ेगा क्या। और ये देखने के बाद ईजियन के साथ वो सारे लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं और पूछने लगते हैं क्या 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 कैसा पॉसिबल हो सकता है, उसने सच में उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लिया उसके साथ अपना भी बना लिया। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोलने थे क्या क्या इसका मतलब वो यानजू का दामाद होने वाला है। अब ये सुने बाद तीसरा बंदा बोलने था हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है आपसे वो बाइसा का जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। और इसे देखने के बाद इस बैठा को पूरी दुनिया हिल चुकी होती है,
वजह से वो अपने मनी में सोचता है क्या 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 मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और तब बयून अपने मनी में सोचने था अरे यार फिर से मैं इस कचरे से हार गया। और उसे देखने के बाद पैट्रेज बोलने लगता है कि अच्छी बात है अच्छी बात है। और ये जियांजू आपको मैं पहले ही बोल दिया था कि हमारे बाई फैमिली के अंदर काफी सारे टैलेंटेड और यंग बंदे हैं। अब देखो भाई ये प्रूव भी हो गया। और ये जियान मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपना प्रॉमिस को पूरी करोगे। और ये सारे बात सुनने के बाद ये जियान थोड़ा शर्माते शर्माते बोल रहे होते कि मैंने पहले आप सभी लोगों के सामने इतना बड़ा प्रॉमिस किया हुआ है तो इसलिए मैं भी उस प्रॉमिस पूरे करने के लिए तैयार हूँ। पर ये बोल ही रहे होते तभी पीछे से बाई से आ जाता आने का बोलने लगता है कि ये जियान तुम्हें इतना भी शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं पहले मजाक कर रहा था। क्योंकि मैं आपसे शादी करने के लिए नहीं बल्कि हमारे बाई फैमिली के सारे लोग कचरे नहीं यही प्रूव करने के लिए मैं इस आर्टिफैक्ट के पास गया और उसे अपना बना लिया। तो इसलिए आपको इस शादी के बारे में कुछ ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वाइफ प्यार की वजह से मेरे से शादी करे ना कि सब बेट की वजह से। तो इसलिए आप मेरे से नहीं भी शादी करना चाहते हो ये भी मुझे मंजूर है पर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। और आप भी देख सकते हो ये आर्टिफैक्ट मैं काफी मुश्किल से अपना बना चुका हूँ तो इसलिए मुझे यही आर्टिफैक्ट चाहिए। ये सुने तुरंत बाद ये जियांजू बोलने लगता है कि भाई साहब तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड के साथ काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी हो इसलिए तुमने सही बोला कि एक शादी प्यार की वजह से होना चाहिए ना कि एक बेट की वजह से। इसलिए तुम्हारे नॉलेज की वजह से और तुम्हारे टैलेंट की वजह से मैं उस आर्टिफैक्ट को तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ और उसके बदले तुम मेरे बेटे के साथ शादी के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ। ये सुने तुरंत बाद ये पैट्रेज बैसा के पास आ जाए तो आने के बाद पूछने लगता है कि बैसा ये काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्या तुम अपने हाथों से सच में इस अपॉर्चुनिटी को खोना चाहते हो क्या? क्योंकि एक बार तुम इस जैसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी को खो दोगे तो इस जैसा बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो सपने भी नहीं मिलने वाला आगे जाकर। ये सुने बाद ये बैसा एटीट्यूड के साथ बोल रहा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं पैट्रेज क्योंकि मैं अपने खुद की अपॉर्चुनिटी को खुद ही क्रिएट करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाए तो मैं वैसे भी उस ईजियन का पति बनने का लायक ही नहीं हूँ। ये सुने तुरंत बाद ये ईजियन थोड़ा शर्माते शर्माते पूछने लगते हैं कि क्या भाई साहब तुम इसके बारे में श्योर हो? पर ये इतना जोर से नहीं बोलती इसकी वजह से किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब ये ईजियन बोलने लगता है कि भाई साहब अगर तुम आगे जाकर यही एटीट्यूड के साथ और भी स्ट्रांग बनते रहोगे तो मैं एक ना एक दिन लिख के बोल सकता हूँ कि तुम इस दुनिया के अंदर वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट बंदा बन जाओगे। अगर बीच में तुम कोई मुश्किल में पड़ जाओगे तो उसके बाद तुम मेरे पास आकर मदद के लिए मांग सकते हो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए जरूर तैयार होऊंगा। तब और तभी इसके सामने वो पैट्रेज जाकर बोल रहा होता है कि अगर मेरे भाई फैमिली का भाई साहब को ये शादी करना नहीं पसंद है तो मैं कौन होता हूँ शादी को फोर्स करने वाला। तो इसलिए मैं भी अब डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये शादी ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। ये सुनने बाद ये जियांजू बोलने लगता है कि इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब तक आपके फैमिली अंदर वो भाई साहब होगा तब तक आपका भाई फैमिली आगे बढ़ती ही रहेगी। और तभी हम देखते हैं भाईयुन वहां सुमड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इसे देखने के बाद भाई साहब बोल रहा होता है भाईयुन तुम कहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो? मैं भी मानता हूँ मेरे बीच का और ईजियन के बीच का बेट पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है पर मेरे बीच का और तुम्हारा बीच का बेट अभी तक है तो इसलिए चुपचाप मेरे सामने आ जाओ और मेरे सामने आकर माफी मांग लो मुझसे। और ये सुने के बाद भाईयुन वहीं पर रुक जाता है और अपने मनी में सोचना था अरे यार ये कचरा अभी तक उस बेट के बारे में भूल ही नहीं गया। ये सोचने तुरंत बाद ये ना चाहकर भी भाई साहब के सामने आ जाए तो आने के बाद बोलने लगता है कि प्लीज भाई साहब मुझे माफ कर दो मैं ही वहाँ पर गलत थी। ये सुने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि क्या 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 मुझे सुना ही नहीं दिया तुमने क्या बोला? क्या आजकल हमारे भाई फैमिली तुम्हें अच्छा खाना नहीं दे रहा है क्या? तुम इतना धीरे से बोल रहे हो इसलिए जोर से बोल रहे। ये सुने बाद भाईयुन काफी जोर से बोलता है कि मैं गलत था तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो भाई साहब। ये बोलने के बाद ये भाईयुन अपने मनी में सोचने लगता है कि भाई साहब तुम कचरे कह इस अपमान का बदला मैं जरूर लेके रहूंगा इसके बाद तुझे जान से मार डालूंगा और मैं ऐसा नहीं कर पाए तो मेरा नाम भाईयुन ही नहीं है। इसके बाद भाई साहब पैट्रेज के सामने आकर बोल रहा होता है पैट्रेज अब ये सारा कांड पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए अपना कमरे के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भाई फैमिली के अंदर आफ्टरनून करने के लिए काफी ज्यादा काम है तो इसलिए प्लीज मुझे अपने कमरे के अंदर जाने की इजाजत दीजिए। ये सुने तुरंत बाद ये पैट्रेज बोलने लगता है कि अभी से तुम हमारे भाई फैमिली के अंदर किसी भी काम करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे यंग मास्टर का पोजीशन तुम्हें वापस दे रहा हूँ और इसके साथ ही तुम्हें पूरा 1 साल का सैलरी भी दे रहा हूँ तो इसलिए तुरंत ही जाकर अकाउंट के पास वो सारे पैसे ले लो। और उतना ही नहीं तुम हमारे भाई फैमिली के सारे लोगों की तरह ट्रेनिंग करने के लिए तुरंत ही आ जाना कल। ये सुने बाद भाई साहब बोल रहा होता अगर ऐसी बात है पैट्रियाज आपको काफी शुक्रिया। और ये पैट्रियाज की सारे बात सुने तो वो भाई फैमिली के लोग बात कर रहे होता अरे बाप रे इस भाई साहब की पूरी जिंदगी एक ही दिन के अंदर बदल गए। ये ऐसा लग रहा है आपसे मुझे इस भाई साहब को यंग मास्टर भाई साहब बुलाना चाहिए। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोलने लगता हाँ हमें उसे बुलाना चाहिए अगर वो यहाँ पर नहीं होता हमारा भाई फैमिली का पूरा इज्जत मिट्टी में मिल जाता। और ये सारे कांड को देखने के बाद बैठा अपने मनी में सोचने लगता अरे बाप रे ये काफी बुरा हुआ क्योंकि वो पैट्रियाज के सामने वो भाई साहब अपने आप को प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये कि आगे जाकर मैं उस भाई साहब को डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मुझे कोई और प्लान ढूंढना पड़ेगा उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और तभी पे शीशे उठाता है अगले दिन सुबह का तब हम देखते वो ये जियांजू और ये जियान दोनों को ले जाने के लिए वहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी आ चुके होते हैं और उसी घोड़ा गाड़ी पास 2 नौकरानी होते हैं और वो ये जियान की नौकरानी होती है और वो बात कर रहे होते हैं कि क्या तुझे पता है कि हमारे यंग मिस कहाँ पर गए और क्या कर रहे हैं क्योंकि अभी के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है फिर भी यंग मिस यहाँ पर आने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सुने पर दूसरा नौकरानी जवाब देने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता पर मुझे ऐसा लग रहा है हमारे यंग मिस किसी को ढूंढ रही थे सुबह से। और तभी उसी यंग मिस की तरफ यानी ये जियान की तरफ वो सामने की तरफ देखकर बोल रहे होते
तो तुम यहाँ पर हो। मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे जगह पर ढूंढ रही थी सुबह से। और तब हम देखते वो सामने वाला बंदा और कहीं नहीं हमारा भाई साहब होता है, और जमीन पर पड़ा हुआ पूरी तरह से सो रहा होता है। और इसके आवाज सुने तुरंत बाद ये उठ जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए ढूंढ रहे थे, पर क्यों? और मैंने सुना था कि तुम आज यहाँ से जाने वाले हो, तो क्या तुम यहाँ से नहीं जाने वाले या वो उस ट्रिप को पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया गया? ये सुने बाद ईजियन बोले नहीं नहीं, मैं आज ही यहाँ से जाने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे सेंड ऑफ देने के लिए तुम वहां पर आ जाओ। और उसके साथ ही मुझे वो काफी सारे पिज्जास को बना दो, क्योंकि वो सारे पिज्जास मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि मैं वो सारे पिज्जास तुम्हारे लिए बनाने के लिए बना सकता हूँ, पर अगर तुम्हारे फादर हम दोनों को एक ही साथ देख लिया तो उसके बाद पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा फादर को ऐसा लग रहा होगा अभी तुम्हारे बीच और मेरे बीच में शादी होने के चांसेस है, तो इसीलिए तुम्हारा फादर हम दोनों को कितना दूर हो सके उतना दूर करना चाहता है, तो इसीलिए मुझे भी तुम्हारा फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना। ये सुने तुरंत बाद ईजियन ठीक है बोल के एक हेयर पिन को निकालते और उसे भाई साहब को देते हुए बोल रहा होता है कि भाई साहब मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरा एक अच्छा दोस्त बनोगे। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं आज ही ऐसे चले जाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें जाते जाते एक तोहफा देना चाहता हूँ, और वो एक हेयर पिन है। और वो हेयर पिन किसी और की नहीं बल्कि भाई साहब की माम की होती है। इसके वजह से इसे देखने के बाद भाई साहब बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस हेयर पिन को मैं किस शॉप के अंदर बेच चुका हूँ, उसी शॉप के अंदर जाने के बाद तुम इस हेयर पिन को खरीद चुके हो, क्योंकि ये हेयर पिन और किसी नहीं बल्कि मेरा माम की है। और ये सुनने के बाद ईजियन हंसते हुए बोला होता है अरे यार इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है एक जरूर फेट होगा, क्योंकि हेयर पिन पूरी तरह से घूम कर अपना ओनर के पास ही आ रहे हैं। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी के लिए ये हेयर पिन तुम्हारे पास ही रख लो, क्योंकि तुमने पहले ही बोला था कि हम दोनों अच्छे दोस्त है, तो इसलिए आगे जाकर हम दोनों दोस्त कभी मिलेंगे तो अब तब तुम इस हेयर पिन को मुझे फिर से वापस दे देना। और वैसे भी तुमने दोस्त की तोहफा के तौर पर मुझे वो कमाल का आर्टिफैक्ट ऑलरेडी दे चुके हो। ये सुनने बाद ईजियन बोले हाँ वो सब तो ठीक है, पर आगे जाकर तुम्हें ये हेयर पिन इतना आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम्हें सच में ये हेयर पिन चाहिए तो तुम्हें आगे जाकर मुझे हराना ही पड़ेगा। ये सुनने बाद भाई साहब भी मुस्कुराते बोल रहे होता हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हराने के बाद भी मैं उस हेयर पिन को वापस ले लूंगा। ये सुनने के बाद ईजियन वहां से जाने लगते हैं, जाते जाते पीछे मुड़कर बोलने लगते हैं कि क्या तुमसे मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये सुनने के बाद भाई साहब जवाब देने लगते हैं हाँ पूछो। ये सुनने के बाद ईजियन थोड़ा शर्माते पूछने लगते हैं क्या तुम सच में मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते हो? ये सुनने के बाद भाई साहब भी थोड़ा मुस्कुराते बोलने लगता है कि मैं श्योर हूँ या ना श्योर हूँ इसके बारे में मुझे भी अच्छी तरह से नहीं पता। ये सुने तुरंत बाद ईजियन फिर से इसके पास आ जाए, तो आने के बाद मुस्कुराते बोल रहे होते हैं तुझे इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यूं ही पूछी थी। इसके बाद वो एक पिल की बॉटल निकालते हुए बोल रहे होते हैं कि तुमने इस हेयर पिन को वैसे भी रेट कर लिया, तो इसलिए इस बॉटल को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे भाई फैमिली काफी बड़ी खतरे में है, और तुम सच में इस भाई फैमिली को इस खतरे से बाहर निकालना चाहते हो, तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है तुरंत ही, और ऐसा जल्दी स्ट्रांग बनने में इस पिल तुम्हारा काफी ज्यादा मदद करेंगे। ये सुनने के बाद हमारा भाई साहब इस बॉटल को अपने हाथ में ले लेता है और उस बॉटल को ओपन करके देखते हैं, उसके अंदर एक रेड कलर की पिल होती है। इसे देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलने लगता है कि अरे बाप रे ये तो एक ब्लड डैन पिल है, ये काफी ज्यादा कीमती और रेयर होती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए 10,000 साल पुराने जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए क्या तुम सच में इतना कीमती पिल को मुझे फ्री में देने वाले हो? ये सुनने बाद ईजियन वहां से जाते बोल रहे तो हाँ मैं इस पिल को सच में तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, ये समझो ये तुम्हारे ऊपर का एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आगे जाकर तुमसे इससे भी काफी ज्यादा कीमती चीजें मैं छीन लूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे जाकर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, इसके साथ साथ काफी सारे कमाल के चीजों को भी कलेक्ट करोगे। ये बोल के वो ईजियन वहां से कम्प्लीटली चले जाते हैं, और ये सारे बात सुनने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता अरे बाप रे ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है, और उसने ये भी बोल दिया था कि हमारे भाई फैमिली के ऊपर काफी बड़ा खतरा आने वाला है, इसका मतलब मेरे ऊपर भी खतरा आ सकती है, तो इसलिए मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रांग बना है। अभी के लिए मैं सेकंड स्टेज की 5th लेवल पर ही हूँ, पर मुझे जल्दी से जल्दी कम से कम वो तीसरा स्टेज पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद वो फिर से अपने कमरे के अंदर आ जाता है, आने के तुरंत बाद वो वहीं पर बैठकर कल्टिवेट करना चालू कर देता है, और ऐसा काफी देर ऐसा कल्टिवेट करने के बाद फाइनली अपना आंख खोल लेता है, और आंख खोलने के तुरंत बाद अपने सामने वाले मैजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर अपने एनर्जी डालने लगता है, और डालने के बाद उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और उसके बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है ये मैजिकल आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास अभी काफी ज्यादा लो कल्टिवेशन है, इसीलिए तो ये आर्टिफैक्ट को मैं अवेकन करने के बाद भी और अपना बनाने के बाद भी ये आर्टिफैक्ट मेरा बात सुन नहीं रहा है। और उसके साथ साथ ही मुझे वो ईजियन जाते जाते ये ब्लड टैन पिल को दे के गया, और अभी मेरे लो कल्टिवेशन के साथ इस पिल को अपने अंदर ऑब्जर्व भी कर लिया, और उसके बाद भी रिफाइन भी कर लिया, तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पिल काफी ज्यादा खास है, इसकी वजह से मेरे लो कल्टिवेशन वाली बॉडी इस पिल को संभाल भी नहीं पाएगी, तो इसलिए आगे जाकर मैं जब और भी ताकतवर बनूंगा तब इस पिल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लूंगा, और अभी के लिए मुझे और भी ताकतवर बनना है तो मुझे और पिल्स की जरूरत है, तो इसीलिए मैं फिर से उस अल्केमिस्ट शॉप के अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले वो शॉप के ऊपर काफी सारे मटेरियल्स का ऑर्डर दे चुका था, इसलिए इस बार सिर्फ मुझे उस शॉप के अंदर जाना है, जाने के तुरंत बाद वो सारे मटेरियल्स को लेकर फिर से यहाँ पर आना है, और तभी हम उसी शॉप के अंदर देखते हैं वहां पर एक और बंदा आ चुका है, तो उसे देखने के बाद शॉप की ओर बोल रहा होता है सर साइरिन आपके लिए 10 पर्पल डैन पिल रेडी है, तो इसलिए प्लीज आप और आपकी
गॉड में हमारे शॉप को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहना हमेशा। ये सुने तुरंत बाद वो सारे पर्पल डैन पिल को ऐसा घूर के देखने लगता है वो साइरन बंदा। उसके बाद वो एक पिल को उठा लेता है। उठाने के बाद उसे देखते देखते शॉपकीपर से बोल रहा होता है कि शॉपकीपर मैं देख सकता हूँ ये पर्पल डैन पिल्स पिछले वाले पिल्स से काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के, तो इसलिए शॉपकीपर आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपने इतना कम समय के अंदर ही इतना हाई क्वालिटी का पर्पल डैन पिल को बनाना सीख लिया। एक सेकंड कहीं आप तीसरे ग्रेड के अल्केमिस्ट से लेकर फोर्थ ग्रेड के अल्केमिस्ट के ऊपर प्रमोट तो नहीं हो गए। ये सुने बाद शॉपकीपर बोलने लगता है कि सर साइरिंग आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि आप अल्केमिस्ट नहीं हो, फिर भी इस पिल को एक बार देखने तुरंत बाद इसका क्वालिटी के बारे में आपका पता लग चुका है। और बदकिस्मती की बात है कि ये सारे पिल्स को मैंने नहीं बनाया बल्कि किसी और ने बनाया, और जिसने ये सारे पिल्स बनाए वो मेरे से काफी ज्यादा यंग है और इतना यंग होने के बाद भी वो अल्केमिस्ट के मामले में मेरे से काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुने बाद साइरिंग बोलने लगता है कि ओके शॉपकीपर उसके बारे में मुझे जाने की कोई भी जरूरत नहीं, ये लो भाई ये सारे पैसे तुम ही रख लो क्योंकि इस बार के पिल्स पहले से काफी ज्यादा हाई क्वालिटी है तो इसीलिए मैं तुझे एक्स्ट्रा 3000 दे रहा हूँ। ये सुने तुरंत बाद शॉपकीपर वो पैसे लेता है। लेने के बाद बोलने लगता है कि हमेशा की तरह आप मेरे ऊपर जनरस है तो इसीलिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। उतने में वो आप पैसा आ जाता। आने के बाद पूछने लगता है कि शॉपकीपर मैंने तुम्हें जो जो ऑर्डर दिया वो सारी चीजें रेडी है क्या? और ये सुने के बाद ये साइरिंग बैसा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि ये कौन है रे भाई, ये इतना एटीट्यूड से बात कर रहा है शॉपकीपर से। अब शॉपकीपर वो सारी चीजों को बैसा के सामने अगर रख देता है, रखने के बाद बोलने लगता है कि आपके लिए मैं काफी देर पहले ये सारी चीजों को ला चुका था तो इसीलिए ये लीजिए वो सारी चीजें, और आपने पहले ही मुझे ये सारी चीजें के लिए पैसे दे चुके हैं तो इसलिए पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुने के बाद वो सारी चीजों को लेकर बैसा वहां से जाते बोला होता है थैंक यू शॉपकीपर। और वो बैसा वहां से जाने के बाद साइरिंग शॉपकीपर से पूछ रहा होता है कि शॉपकीपर वो कौन है, वो आपसे इतना एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है, उसके साथ साथ ये मास्क पहन के यहाँ पर आ चुका। ये सुने तुरंत बाद शॉपकीपर बोलने लगता है कि सारे पर्पल डैन पिल का इतना क्वालिटी से बनाने का वाला अल्केमिस्ट कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि इतना कम उम्र में इतना ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से इसके ऊपर काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है तो इसलिए वो अपने आइडेंटिटी को छुपा देता है। और ये सुनने के बाद साइरिंग अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे नहीं लगा था कि जैसे सोर्ट ऑफ फेंगिया शहर के अंदर इतना कमाल का टैलेंटेड अल्केमिस्ट होगा। अगर ऐसी बात है मुझे जैसे भी करके उस जैसे टैलेंटेड अल्केमिस्ट को अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा। और तभी बैसा की तरफ वो बाहर आकर अपना मास्क उतार के वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अभी ये बाई फैमिली के यंग मास्टर बन चुका हूँ तो इसलिए कुछ और महीना बीत जाए उसके बाद मैं अपना आइडेंटिटी को किसी से भी नहीं छुपाऊंगा क्योंकि तब वो बैठो या वो बहन दोनों कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। ये सोचो सामने की तरफ जा ही रहा होता तभी इसको बनक लग जाती है, कोई बंदा इसको फॉलो कर रहा होता। इसे देखने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे कोई बंदा पीछे कर रहा है पर वो पहले जितना नल्ला बंदा तो नहीं, वो काफी ज्यादा स्किल लग रहा है मुझे। अब इस बार मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि अब यहाँ पर मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्टली अपना बाई फैमिली की तरफ ही जा रहा हूँ। और तभी एक जगह पर वहाँ पर दो लोग बात कर रहे होता है अरे बाप रे इतना सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हो गए, इसके बारे में क्या तुझे पता है? कि ये सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है मुझे भी नहीं पता, चलो जाकर देखते हैं। ये बोल के वो दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की जमीन पर बैठे हुए पूरी तरह से रो रही होती है और उसे देखता हुआ काफी सारे लोग ये सब बात कर रहे होता है अरे बाप रे ये लड़की कितना बेचारी है। तब दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि आय है ये कितना खूबसूरत है, अगर मेरे पास पैसे होता मैं भी इसको खरीद लेता। उतने में वहाँ पर बयून आ जाते आने के बाद पूछने लगता है कि खूबसूरत लड़की तुम्हारा कीमत क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओ। ये सुनने के बाद वो लड़की भी रोना रोकर ये बयून की तरफ देखने लगते देखते देखते बोल रहे होते कि यंग मास्टर मेरा नाम शिया लुओ है और मुझे अपना फादर के फ्यूनरल अच्छी तरह से करवाने के लिए मुझे 100 सिक्के चाहिए। अगर आपने मुझे 100 सिक्के सच में दे दिया तो उसके बाद मैं आपके नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ, वो भी पूरे जिंदगी भर। ये सुने तुरंत बाद ये बयून उस लड़की का हाथ पकड़ लेता। पकड़ने के बाद बोल रहे होते मैं तुझे 100 सिक्के नहीं बल्कि 12 सिक्के दूंगा, तो इसीलिए उसी 12 सिक्के ले। लेने के तुरंत बाद तुम्हारा फादर के लिए एक छोटा सा काफिन खरीद लो और उसी छोटा सा काफिन के अंदर तुम अपना फादर को रख के एक छोटा सा ग्रेव के अंदर उसे दफना दो क्योंकि तुझ जैसा गरीब लड़की के बाप के लिए वही काफी है। और तुमने मुझसे पहले ये बोला था कि तुम मेरे नौकरानी बनने के लिए तैयार हो, वो भी अपने पूरी जिंदगी भर, पर मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं बल्कि एक कांकुबैन की जरूरत है, इसलिए चुपचाप मेरा कांकुबैन बनो और मेरा सेवा पानी करो। ये बोल के ये बयून जबरदस्त उस लड़की को वहां से छीन के ले जा रहा होता है। उतने में वहां पर बैसा तालियां बजाते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है आय हाय यहाँ पर मैं क्या सीन देख रहा हूँ, यहाँ पर हमारा बाई फैमिली के यंग मास्टर बयून ये बेचारी लड़की को जबरदस्ती कर रहा है। बयून मेरे बात मानो और 12 सिक्के को इस कांकुबैन के ऊपर खर्च बिल्कुल भी मत करना, तुम वो 12 सिक्के को बचा के रखना क्योंकि तुम्हारे बाप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा बाप जल्दी टपकने वाला है, तो इसलिए वो छोटा सा काफिन खरीदने के लिए तुम्हें वो 12 सिक्के का जरूरत पड़ेगा। ये सुने बाद ये बयून चिल्लाने लगते तुम कचरे कह तुम फिर से मेरे से पंगा लेने के लिए यहाँ पर आ चुके हो, तुम्हें मेरे हाथों से नहीं मारना तो दफा हो जाए ऐसे। ये सुने बाद बैसा बोलने लगता है बयून तुझे इतना भी गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुझे तंग करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ बल्कि मेरे लिए एक अच्छा सा नौकरानी खरीदने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये बोले तुरंत बाद बैसा उस लड़की के पास जाता हूँ, जाने के तुरंत बाद ही उसको पैसे देता हूँ। बोला होता है कि अगर मैं सही हूँ तो आपका नाम शिया लुओ है तो इसीलिए शिया लुओ तुम ये सारे पैसे लो। लेने के तुरंत बाद अपना फादर को एक अच्छा सा फ्यूनरल दे दो। ये सुने के बाद शिया लुओ बोलने लगता है कि थैंक यू यंग मास्टर। और ये सारे कांड को देखने के बाद
बाद ये भाई उनको काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, इसकी वजह से चिल्लाने लगता है कि तुम कचरे का ही क्या, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बात आकर इस लड़की को करा देने की कोशिश करने की। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि इसमें हिम्मत की क्या जरूरत है, उस लड़की ने 100 सिक्के मांग रहा था और मैंने 100 सिक्के उसे दे भी दिया, और तुम्हारा 12 सिक्के से वो 100 सिक्के काफी ज्यादा हाई कीमत के, तो इसीलिए चुपचाप वहाँ बैठे रहो और मुझे तंग करने की कोशिश भी मत करना। और ये सुने बाद वहाँ पे सारे लोग बात करो तो आ रहे बाप रे, ये देखो भाई, ये भाई फैमिली के भाइयों इतना नीच गिरा हुआ आदमी है कि ये सिर्फ 12 सिक्के से उस लड़की को खरीदना चाहता है, क्या इसके अंदर कोई शर्म नाम का चीज ही नहीं है क्या। और ये सारे बात सुनने के बाद ये भाई उनको और भी ज्यादा गुस्सा देते, इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं तुम कचरे का क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सारे लोगों के सामने मेरा अपमान करने की, आज मैं तो यही पर जान से मार डालूंगा, और मैं पहले जितना नल्ला बंदा अब नहीं रहा, मैं स्ट्रांग बन चुका हूँ पहले से, तो इसीलिए अब मरो, ये बोल के अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हो, अपना एक जोरदार मुक्के को वैसा पर करने के लिए वैसा की तरफ काफी तेजी से बनने लगता है, और तभी हमारा एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।